हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम और चैप्टर का नाम है मार्केट मैकेनिज्म। और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आपके इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है। द टर्म इक्विलिब्रियम इन द जनरल मीन्स अ स्टेट ऑफ बैलेंस। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये एक ऐसी सिचुएशन है, ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें सब कुछ बैलेंस है। ठीक है, आपको जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से ये जो है ये टॉपिक तैयार किया है। इट इंडिकेट्स द सिचुएशन वेयर द फोर्सेस वर्किंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस आर ब्रॉट टू बैलेंस। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो इंडिकेट करती है कि जो अपोजिट फोर्सेस हैं, अपोजिट फोर्सेस कौन सी हैं, डिमांड और सप्लाई की जो फोर्सेस हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन में जो काम करती हैं वो एकदम बैलेंस में लाई जाती हैं। उस सिचुएशन को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो सिंपल वर्ड्स में वही जहां डिमांड सप्लाई बराबर होती हैं। इट ऑल्सो रेफर्स टू अ पोजिशन फ्रॉम वेयर देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज unless there is a change in the forces influencing the equilibrium। दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कोई टेंडेंसी नहीं है कि वो अपने आप को चेंज करे जब तक जो इक्विलिब्रियम को असर डालने वाले फैक्टर्स हैं जैसे कि डिमांड और सप्लाई वो चेंज हो। तो जब तक डिमांड और सप्लाई चेंज नहीं होगी इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं होगा, ये स्टेबल कंडीशन होगी ऐसा माना जाता है। ठीक है, दस इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ रेस्ट। तो इक्विलिब्रियम क्या है, एक स्टेट ऑफ रेस्ट भी है जहां डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएंगी। ठीक है, in the context of price determination, equilibrium refers to a situation in which the quantity demanded of a commodity equals the quantity supplied of a commodity। तो अगर हम प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करें तो इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां डिमांड फॉर कमोडिटी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, जहां पे ये दोनों बराबर होती हैं उसे इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ठीक है, इट रेफर्स टू द बैलेंस बिटवीन अपोजिट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। फिर से वही बात कि डिमांड और सप्लाई की फोर्सेज में बैलेंस क्रिएट करता है इक्विलिब्रियम। In the market, balance occurs when the quantities demanded and supplied are equal। जब हम मार्केट की बात करते हैं तो उसमें बैलेंस तभी आ पाता है जब जितनी जो क्वांटिटीज डिमांड है और जितनी सप्लाई है मार्केट में वो आपस में बराबर आ जाए। When the quantities demanded is not equal to the quantities supplied, we can say that the market is in disequilibrium। और अगर मार्केट में जो क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड है, डिमांड और सप्लाई है वो बराबर नहीं होगी तो ऐसी सिचुएशन को हम डिसइक्विलिब्रियम कहेंगे। समझिए बात। अब नेक्स्ट आ जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। मान लो ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस पे डिमांड और सप्लाई बराबर होगी। वैसे ही इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिस पे डिमांड और सप्लाई बराबर होगी। ठीक है, the price at which the quantity demanded of a commodity equals the quantity supplied is known as equilibrium price। जो कि मैंने बात की कि एक ऐसा प्राइस जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर होंगी। The price of a commodity in a market is determined by its demand and supply। कि मार्केट में प्राइस क्या होगी ये कौन तय करता है, उसकी उस चीज की डिमांड और सप्लाई तय करती है कि मार्केट में प्राइस क्या होगी। इक्विलिब्रियम प्राइस clears the market, meaning that the quantity supplied is equal to quantity demanded and there is no unsold stock at this price। तो इक्विलिब्रियम प्राइस एक ऐसा प्राइस होता है जो मार्केट को क्लियर कर देता है। मतलब जितनी मार्केट में सामान आया सारा का सारा बिक गया, मतलब जितनी सप्लाई आई उतनी की उतनी ही डिमांड होगी, तो उसमें कोई भी मार्केट में ऐसा स्टॉक नहीं रह जाता जो अनसोल्ड है, सारा का सारा माल इक्विलिब्रियम प्राइस पे बिक जाता है। एट such a price there is no incentive for either buyers or sellers to change their behavior। तो ये एक ऐसा प्राइस है जिसमें बायर्स और सेलर्स अपना बिहेवियर चेंज नहीं करते। मतलब डिमांड और सप्लाई जो है वैसी की वैसी रहती है गिवन द डिमांड एंड सप्लाई। जहां पे प्राइस इंटरसेक्ट करता है उसे इक्विलिब्रियम प्राइस कहा जाता है। ठीक है, प्राइस के सामने जहां डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट करे। तो एक ही बात बार बार घुमा फिरा के इसलिए की जा रही है ताकि जो पेपर में क्वेश्चन आए तो आप उसमें पेजेस भी भर सके, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ही चीज निकली, जहां डिमांड सप्लाई बराबर है वहां इक्विलिब्रियम। अब इतनी सी बात पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन में नंबर तो मिलेंगे नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा इलेबोरेट किया गया इसको। तो सबसे पहला आ जाता है डिमांड साइड। हेडिंग बनाई हुई है, डिमांड फॉर अ गुड इज जनरेटेड बाय बायर्स। हमें ये तो पता ही है कि जो डिमांड होती है वो बायर्स जनरेट करते हैं। बायर्स डिमांड अ कमोडिटी बिकॉज इट पोजेसेस यूटिलिटी, दैट इज इट हैज द पावर टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। हम लोग डिमांड क्यों करते हैं किसी भी चीज की, क्योंकि उस चीज में एक ऐसी क्वालिटी है कि वो हमारी वांट को
सेटिस्फाई कर देगी। अ कंज्यूमर इज प्रिपेयर टू पे अ प्राइस फॉर अ गुड बिकॉज इट गिव्स हिम यूटिलिटी। कंज्यूमर या हम किसी भी चीज का पैसा देने के लिए तैयार क्यों हो जाते हैं कोई चीज को खरीदने के लिए? क्योंकि हमें वो चीज यूटिलिटी देती है। द कंज्यूमर वुड लाइक टू पे एज लो अ प्राइस एज पॉसिबल। बीइंग कंज्यूमर हम चाहते हैं कि हमें वो चीज सस्ती से सस्ती मिल जाए। द मैक्सिमम प्राइस दैट अ कंज्यूमर will be prepared to pay for a good will be equal to its marginal utility। आपको पता है कि हम जो है किस एक चीज को कितना प्राइस देंगे कि इक्विलिब्रियम में रहे, तो कंज्यूमर जो है वो जो भी प्राइस देने के लिए तैयार होता है एक्स कमोडिटी या कोई भी कमोडिटी के लिए, इट विल बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट गुड। समझ के बाद? तो कंज्यूमर उतना ही प्राइस देना चाहेगा उस चीज का जितना उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है। अगर उसके ऊपर नीचे करता है तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। Marginal utility is the additional utility which the consumer gets due to consumption of one more unit of a commodity। तो marginal utility का मतलब लिख दिया कि एक और क्वांटिटी एक कमोडिटी की एक यूनिट ज्यादा खाने से जो भी टोटल यूटिलिटी में चेंज आएगा उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी सेट्स द हाईएस्ट प्राइस लिमिट ऑफ अ कमोडिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी सेट कर देती है कि भाई इससे ज्यादा प्राइस मैं दूंगा नहीं क्योंकि इससे ज्यादा मुझे मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मिलेगी। इसी को अगर हम सप्लाई साइड से देखें तो गुड्स आर सप्लाइड बाय द प्रोड्यूसर्स। तो सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर्स करते हैं। सेलर्स भी कर लेते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर एंड सेलर्स। सेलर्स एम एट अर्निंग प्रॉफिट। उनका मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना। देयरफॉर दे वुड लाइक टू चार्ज अ हाई प्राइस एज पॉसिबल, एज हाई प्राइस एज पॉसिबल, ठीक है। एज हाई अ प्राइस एज पॉसिबल तो मतलब वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज करना चाहते हैं। जितना ज्यादा चार्ज करेंगे उतना ही ज्यादा उनको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। हाउएवर they have a minimum limit of price at which they offer a good for sale। मगर उनकी भी एक मिनिमम लिमिट होती है कि वो उससे नीचे प्राइस को नहीं गिराएंगे। sellers have to incur some cost in producing a commodity। जब भी सेलर को कोई चीज बनानी है तो उसको कोई ना कोई तो मतलब कॉस्टिंग लगती ही है ना, ठीक है। they must therefore get at least that much of price for the commodity which is equal to its marginal cost। तो वो चाहते हैं कि भाई हम कम से कम उतना प्राइस तो चार्ज करें जितना उस चीज को बनाने की मार्जिनल कॉस्ट है। समझ गए बात? तो मार्जिनल कॉस्ट इज देयरफॉर द लोएस्ट लिमिट ऑफ द प्राइस। तो मार्जिनल कॉस्ट जो है उनकी एक लोएस्ट लिमिट रहती है कि भाई इससे कम हम चार्ज नहीं करेंगे। समझ गए बात? तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? Thus the consumers and the producers have opposite interest। कंज्यूमर चाहता है मैं कम से कम दूं, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो चाहते हैं मैं ज्यादा से ज्यादा लूं। समझ गए बात? So far as the market price of the commodity is concerned, उनका जो इंटरेस्ट है वो opposite रहता है। However, these opposite interests are reconciled in the market through the market forces of demand and supply। तो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के थ्रू ये जो अपोजिट जो इंटरेस्ट हैं उनको सेटिस्फाई करके एक ऐसी सिचुएशन लाई जाती है जो इक्विलिब्रियम हो, जिसमें दोनों के दोनों सेटिस्फाई हो। द कॉमनली एग्रीड प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो कोई भी जो बायर्स और सेलर्स एक कॉमनली एग्रीड प्राइस पे काम करते हैं उसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं, जो कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से तय किए जाते हैं मार्केट में। इक्विलिब्रियम प्राइस देयरफॉर can be considered as a commonly agreed price by the buyers and the sellers of the commodity। तो वो commonly agreed price है जिसपे buyers और sellers जो हैं वो agreed रहते हैं, मतलब संतुष्ट रहते हैं या एग्री करते हैं कि मैं इतने पे बेच दूंगा, बायर कहता है मैं इतने पे खरीद लूंगा, ठीक है। Thus equilibrium price is determined somewhere between the minimum limit that is marginal cost of production and maximum limit that is marginal utility। तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो प्राइस पे अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर की मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होती है और किसके बराबर होती है? प्राइस के। और अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो उसकी मार्जिनल कॉस्ट बराबर होती है प्राइस के, ठीक है। द इक्विलिब्रियम प्राइस देयरफॉर is the price at which the consumers are willing to purchase the same quantity of commodity which producers are willing to sell। तो सिंपल वर्ड्स में इक्विलिब्रियम प्राइस फिर से वही बात कि वो एक ऐसा प्राइस है जिसमें कंज्यूमर जो है विलिंग है परचेज करने के लिए सेम क्वांटिटी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है और प्रोड्यूसर सेल करने को तैयार है। समझ की बात? द अमाउंट दैट इज बॉट एंड सोल्ड एट इक्विलिब्रियम प्राइस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। वो क्वांटिटी जो खरीदी जाएगी या बेची जाएगी इक्विलिब्रियम सिचुएशन के अंदर उसे हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं। When the price equals the equilibrium price and the quantity bought and sold equals the equilibrium quantity, we can say that there is a market equilibrium। तो जब प्राइस
इक्विलिब्रियम के सामने तय होता है या फिर क्वांटिटी इक्विलिब्रियम के सामने तय होती है, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तय हो जाती है, तो हम कह देते हैं कि पूरी की पूरी मार्केट ही इक्विलिब्रियम है। इसके आगे मैं इसका टेबल और डायग्राम सारा का सारा कराऊंगा। एट द इक्विलिब्रियम प्राइस buyers are able to buy precisely the amount they are willing to buy at this price, and the sellers are able to sell the amount of the commodity that they wish to sell at this price in the market। तो इसमें ये बताया हुआ है कि इक्विलिब्रियम प्राइस पे बायर्स जो खरीदना चाहते हैं वो खरीद लेते हैं, और जो सेलर्स हैं जो वो बेचना चाहते हैं वो बेच देते हैं। वंस द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड एट द इक्विलिब्रियम प्राइस, जब भी इक्विलिब्रियम अचीव होगा इक्विलिब्रियम प्राइस पे, देयर इज नो टेंडेंसी फॉर प्रोड्यूसर्स और द कंज्यूमर्स टू मूव अवे फ्रॉम इट। तो ना ही कंज्यूमर इस प्राइस से ऊपर नीचे होगा, ना ही प्रोड्यूसर इस प्राइस से ऊपर नीचे होगा। अगर ऊपर नीचे होते तो क्या होगा वो मैं अगली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगा। दैट एट इक्विलिब्रियम देयर इज नो टेंडेंसी फॉर ईदर प्राइस और द क्वांटिटी टू चेंज। तो इक्विलिब्रियम में ना प्राइस चेंज होता है ना क्वांटिटी चेंज होती है। अब दोनों में चेंजेस आते हैं, अगर डिमांड सप्लाई के चेंज आने से आते हैं उसकी अलग वीडियो होगी, उसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा। No one has the incentive or pressure to change the price or the quantity consumed or purchased। तो किसी के पास भी ये इंसेंटिव नहीं होगा कि वो क्वांटिटी जो है सेल परचेज को चेंज करे इस इक्विलिब्रियम प्राइस पे। ठीक है, अब आ जाते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को डिटर्मिन कैसे किया जाता है? इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट अ सिंगल कंज्यूमर और अ सिंगल सेलर हैज नो इन्फ्लुएंस over the market price and therefore has no role to play in the determination of price on his own। अगर हम कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करें तो एक अकेला कंज्यूमर या एक अकेला सेलर पूरी की पूरी मार्केट सप्लाई को चेंज नहीं कर सकता, और एक आधा कंज्यूमर पूरी की पूरी मार्केट डिमांड को असर नहीं डाल सकता। इसी वजह से हम कहते हैं कि इंडिविजुअल्स जो कॉम्पिटिटिव मार्केट्स हैं उनमें इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करते। ओवरऑल टोटल कंज्यूमर्स हैं, जैसे एग्रीगेट डिमांड जो है वो चीज असर डाल सकती है, तो एक अकेला कंज्यूमर असर नहीं डालेगा। ठीक है, इंस्टेड प्राइस इज डिटरमिन्ड इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट थ्रू द इंटरेक्शंस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। मेरे मुंह से पहले एग्रीगेट निकल गया था। मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई जो होती हैं वही चीजें, वही दो फोर्सेस जो है इक्विलिब्रियम को असर डालती हैं, मतलब इक्विलिब्रियम डिटरमिन करती हैं। मैंने एक टेबल में एग्जांपल लिया हुआ है, मान लो एग्जांपल है 1000, 900, 800, 700, 600। इसमें डिमांड्स दी हुई हैं ये सारी की सारी, सप्लाई दी हुई है ये सारी की सारी। अब मार्केट पोजीशन में इक्विलिब्रियम कब होगा? मार्केट पोजीशन में इक्विलिब्रियम तब होगा जब 800 प्राइस पे डिमांड और सप्लाई बराबर है। ठीक है, अब इससे पहली वाली सिचुएशन देख लेते हैं। डिमांड है 30, सप्लाई है 56। तो डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? एक्सेस सप्लाई। तो जब भी ऐसा होता है तो प्राइसेस तो गिरेंगे क्योंकि मार्केट में सप्लाई ज्यादा है। दूसरी सिचुएशन, डिमांड है 40, सप्लाई है 50, अभी भी सप्लाई ज्यादा है तो ये भी एक्सेस सप्लाई है, इस सिचुएशन में भी प्राइस गिरेंगे। और 45 बराबर आ गई तो ये इक्विलिब्रियम होगी, ये स्टेबल रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट 700 प्राइस पे देखें तो जो डिमांड है वो 55 है और सप्लाई जो है वो कम होगी 35। इस सिचुएशन में एक्सेस डिमांड होगी, और जब भी किसी चीज की डिमांड एक्सेस होती है, ज्यादा होती है, तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। और 600 प्राइस पे जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा होगी, 70 होगी, और सप्लाई 20 होगी। इस सिचुएशन में भी डिमांड जो है वो ज्यादा है और प्राइसेस के बढ़ने के पूरे चांसेस रहते हैं, बल्कि प्राइसेस बढ़ते ही हैं क्योंकि डिमांड ज्यादा है। अब इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम की फॉर्म में। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे मैंने क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे प्राइस दिया है। ये डी डी डिमांड कर्व है, ठीक है, और एस एस जो है वो सप्लाई कर्व है। जहां दोनों इंटरसेक्ट करती हैं उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाता है। इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाता है। और अगर इस पॉइंट के साथ मैं प्राइस को जोड़ दूं तो वो इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, और अगर इस पॉइंट के साथ मैं क्वांटिटी को नीचे मिला लूं, ये जो एक्स एक्सिस पे है, इसे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक है, अब मान लो प्राइस इतना है, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगर प्राइस बढ़ जाता है, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, अगर प्राइस ऊपर चला जाता है तो इस प्राइस के सामने जो डिमांड है वो आपकी होगी P1A और सप्लाई होगी P1B। तो सप्लाई ज्यादा है, इस वजह से हमने यहाँ पे ऊपर एक्सेस सप्लाई लिखा हुआ है, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्राइस पे सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। ठीक है, वैसे ही हमने नीचे एक्सेस डिमांड लिखा हुआ है, क्योंकि अगर मान लो मार्केट में प्राइसेस गिर गए इक्विलिब्रियम से, P2 चले गए, तो इन प्राइसेस पे जो सप्लाई होगी वो रह जाएगी P2 के, जो मैंने शेडेड पोर्शन किया है, और जो डिमांड होगी वो रह जाएगी P2L। तो डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, इसलिए इस पोर्शन को हम एक्सेस डिमांड कहते हैं। अब इसको अब पेपर में कैसे लिखना है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस
in a competitive market can be illustrated या explained diagrammatically with the help of market demand and market supply. तो पहले तो ये लिख दिया मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई की मतलब की मदद से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा कॉम्पिटिटिव मार्केट में. इन द गिवन फिगर क्वांटिटी इज शोन ऑन x axis while the prices are shown on y axis. x axis y axis पे क्या है वो बता दिया. फिर डिमांड कर्व्स का नाम दे दिया कि dd is the demand curve and ss is the supply curve. ठीक है. Observe that the downward sloping demand curve intersects the upward sloping supply curve at a single point. ठीक है. हम ये दिखा रहे हैं कि भाई डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जो है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है. ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं और ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे जो कि ई है, इक्विलिब्रियम पॉइंट. इक्विलिब्रियम पॉइंट इज ई वेयर द डिमांड कर्व इंटरसेक्ट्स द सप्लाई कर्व. ठीक है, यही बात. At this point of intersection, the quantity demanded equals to क्वांटिटी सप्लाइड. तो इस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई जो है वो बराबर हो जाएंगी, क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड. ओपी इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड ओक्यू इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. फिर उन्होंने बताया कि ये जो ओपी प्राइस है वो इक्विलिब्रियम के सामने, इसलिए इसको इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं. और ये जो ओक्यू क्वांटिटी है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है क्योंकि इक्विलिब्रियम के कॉरस्पॉन्डिंग आती है. ठीक है. अब थोड़ा बहुत जो मैंने एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई की बात बताई थी उसको एक्सप्लेन करके थोड़ा इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा खींचने की कोशिश करेंगे. इफ द प्राइस rises to OP1, the quantity demanded decreases from PE to P1A. अब आप ध्यान से देखो, अगर प्राइस राइज हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई. प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी रहेगी? P1A. और सप्लाई कितनी होगी अब? P1B. तो ये हमें क्या दिखाती है? एक्सेस सप्लाई. वही चीज यहाँ पे लिखेंगे. मेनी कंज्यूमर्स हु कुड अफोर्ड टू परचेज दिस कमोडिटी एट ओपी प्राइस वुड नॉट बी एबल टू परचेज इट एट अ हायर प्राइस OP1. तो अगर प्राइस बढ़ गया तो इस पे तो खरीद नहीं ना सकते वो लोग. ऑन द अदर हैंड लिखना था. ऑन द अदर हैंड यहाँ लिख लेता हूँ. ऑन द अदर हैंड, रुको 2 मिनट. On the other hand, comma, supply will increase from PE which is equal to OQ to P1B. तो पहले सप्लाई कितनी थी? पहले सप्लाई थी इतनी PE, अब कितनी होगी सप्लाई? अब होगी P1B. तो सप्लाई तो बढ़ गई. ठीक है. तो उसमें लिखा हुआ है सेलर्स वुड, मैंने वुड के स्पेलिंग भी गलत लिखती है, रुको 2 मिनट. स्पीड में कभी कभी ऐसा हो जाता है. सप्लायर्स sellers would like to produce more at a higher price to earn more profits. तो अब अगर प्राइस बढ़ गया है तो वो बढ़े हुए प्राइस पे ज्यादा माल बेचना चाहेंगे ताकि उनको ज्यादा प्रॉफिट हो. This increase in quantity supplied and decrease in quantity demanded will create a situation of excess supply. तो डिमांड कम हो गई है और सप्लाई ज्यादा हो गई है तो मार्केट में क्या हो जाएगा? एक्सेस सप्लाई हो जाएगी. It is clear from the diagram that at OP1 price there is excess supply equal to AB. अगर हम डायग्राम में चलें तो इस डायग्राम में ये जो AB पोर्शन है ये हमें बताता है कि इस प्राइस पे P1 प्राइस पे ये जो A1B मतलब AB पोर्शन है इतनी सप्लाई ज्यादा है, तो इसको हम एक्सेस सप्लाई कहते हैं. ठीक है. दिस एक्सेस सप्लाई will force the sellers to reduce the price to attract more buyers so as to dispose their surplus stock. तो जितनी फालतू सप्लाई है ये मतलब फोर्स कर देगी सेलर्स को कि अगर सारा का सारा माल बेचना है तो प्राइस गिराना ही पड़ेगा. लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए सस्ते में सामान बेचना ही पड़ेगा. एट द सेम टाइम कंज्यूमर्स विल परचेज अ लार्जर क्वांटिटी विद द फॉल इन प्राइस. और अगर प्राइस गिरता है, प्राइस गिर के नीचे आता है तो प्राइस फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. तो जब प्राइस बढ़ जाएगा तो पहले कितनी डिमांड कर रहे थे? प्राइस के गिरने से पहले तो इतनी डिमांड हो रही थी जिसकी वजह से एक्सेस सप्लाई थी. अब जैसे ही प्राइस गिरेगा तो वो पूरा का पूरा सप्लाई जो है वो जितनी भी सप्लाई होगी वो सारी की सारी जो है डिमांड के बराबर आ जाएगी, क्योंकि प्राइस के गिरने से सप्लाई भी तो गिरती है ना. और यहाँ से अगर हम देखें तो प्राइस के गिरने से डिमांड भी बढ़ी, तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पे डिमांड और सप्लाई पूरी की पूरी फिर से बराबर आ जाएंगी. द प्राइस विल मूव टुवर्ड्स ओपी. प्राइस जो है वो फिर से नीचे गिर के ओपी की तरफ चला जाएगा और जब प्राइस गिरेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी और सप्लाई भी कम होगी. समझ गई बात? Thus, as a result of competition among the sellers, the price eventually becomes equal to equilibrium price. तो आपस में कंपटीशन की वजह से जो प्राइस होगा वो इक्विलिब्रियम प्राइस पे वापस आ जाएगा, डिटरमिन हो जाएगा. अगर इससे उल्टी सिचुएशन डिस्कस करें एक्सेस डिमांड वाली, वो भी मैंने लिखी हुई है. कन्वर्सली या अपोजिट टू इट कुछ भी लिख सकते हो. इफ द प्राइस falls to OP2, the quantity demanded will increase from PE to P2L. मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ कि अगर प्राइस गिर जाता,
अगर प्राइस, ये तो इक्विलिब्रियम प्राइस है, इससे अगर प्राइस गिर जाता, इस प्राइस पे जो सप्लाई है वो P2K रह गई, ठीक है, सप्लाई कितनी रहेगी P2K, और जो डिमांड है वो कितनी रहेगी P2L। तो पहले जो डिमांड हो रही थी PE, उससे बढ़ के डिमांड बहुत ज्यादा होगी क्योंकि प्राइसेस गिर गए, मगर सप्लाई जो पहले हो रही थी PE, अब सप्लाई जो है वो P2K ही रह गई, जिसकी वजह से इतनी फालतू जो है वो डिमांड क्रिएट हो गई है, क्योंकि प्राइसेस गिर गए, जो सेलर्स है वो तो बेचने को तैयार नहीं है, ठीक है, बट इस प्राइस पे बेचने को कम तैयार है, मगर जो बायर्स हैं इस प्राइस पे ज्यादा खरीदने को तैयार हैं, तो एक्सेस डिमांड क्रिएट हो जाती है, ठीक है। मेनी कंज्यूमर्स who were not able to afford this commodity at the higher price would start purchasing this commodity at a lower price। तो वो लोग जो पहले नहीं खरीद रहे थे वो इसको अब खरीदना शुरू कर देंगे। The amount supplied on the other hand would fall from PE, जो सप्लाई है वो PE से गिर के P2K हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। डिमांड बीइंग मोर देन सप्लाई, डिमांड ज्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम, देयर एमर्जेस एक्सेस डिमांड विच इज इक्वल टू KL, वही वाली कि ये जो है ये वाला KL जो है ये एक्सेस डिमांड बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद दिस एक्सेस डिमांड विल पुश द प्राइस टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम प्राइस OP। इस एक्सेस डिमांड की वजह से जब भी किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो क्या होता है, प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो प्राइस बढ़ के फिर से ये इक्विलिब्रियम प्राइस OP की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे कि द एक्सेस डिमांड मीन्स दैट many consumers will not be able to get the commodity at OP2 प्राइस। अब जो प्राइस गिरा है उसके ऊपर सारे कंज्यूमर्स को तो मिलेगा नहीं सामान, डिमांड जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड तो ज्यादा हो जाएगी मगर सप्लाई कम हो जाएगी, तो सारे कंज्यूमर्स को तो सामान मिलेगा ही नहीं। इन एन अटेम्प्ट टू गेट दिस कमोडिटी दे आर प्रिपेयर टू ऑफर अ हायर प्राइस, कंज्यूमर खुद ही ज्यादा प्राइस देने को तैयार हो जाएंगे क्योंकि मार्केट में इतनी सप्लाई नहीं है। एज द प्राइस राइजेस द क्वांटिटी डिमांडेड विल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड कम होती रहेगी और क्वांटिटी सप्लाइड एक्सपैंड करती रहेगी। Therefore, as a result of competition among the buyers, price starts rising and eventually it becomes equal to equilibrium price। तो ऐसे ही होगा कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा कि मुझे भी सामान चाहिए, मुझे भी सामान चाहिए, तो उस चक्कर में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएंगे और इक्वल टू इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद thus ultimately the equilibrium price OP prevails in the market, तो अल्टीमेटली OP प्राइस ही प्रिवेल करेगा। दिस डिनोट्स द सिचुएशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये जो है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम को दिखाता है कि अगर जो प्राइस है वो ऊपर नीचे भी हो जाएगा फिर भी अपना पुराना इक्विलिब्रियम को रिगेन किया जा सकता है। अ स्टेबल इक्विलिब्रियम इज द वन which, if displaced due to some small disturbances, brings forces in operation which restore the initial equilibrium position। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है कि अगर डिमांड सप्लाई के हल्का फुल्का ऊपर नीचे होने से अगर कोई इक्विलिब्रियम में चेंजेस आते भी हैं तो अपने आप ही फोर्सेस ऐसी जनरेट होंगे कि फिर से वही लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएगा, उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक और बात नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा कि डिमांड और सप्लाई के चेंज होने से इक्विलिब्रियम में चेंजेस क्या आते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है और इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी क्या होती है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम में चेंजेस कैसे आते हैं, डिमांड और सप्लाई के चेंज होने से किस तरीके से इक्विलिब्रियम में चेंज आता है, वो चीज इसमें डिस्कस करेंगे। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है या आपको शॉर्ट क्वेश्चन में इंडिविजुअल पार्ट्स आ सकते हैं कि भाई डिमांड में चेंज होएगा तो क्या होएगा, सप्लाई में चेंज होएगा तो क्या होएगा, अलग अलग भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक ही क्वेश्चन बनाया हुआ है, थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो मगर प्रॉपर डायग्राम्स दिए हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट अस एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। तो भाई हम डिस्कस करेंगे कि डिमांड और सप्लाई के शिफ्ट करने से या इंक्रीज डिक्रीज करने से इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ता है। तो पहली सिचुएशन में हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस और शिफ्ट्स इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस
एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, के डिमांड के शिफ्ट होने से या इंक्रीज डिक्रीज होने से इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे इफ सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, अगर सप्लाई कांस्टेंट है, सिर्फ डिमांड में चेंज आ रहा है, द शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व्स दैट इज अ चेंज इन डिमांड will result in change in equilibrium price and the equilibrium quantity। तो अगर डिमांड में चेंज आया तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। वो कैसे होगी हम डिस्कस करते हैं अभी। द इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड कर्व ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। अब डायग्राम देखना, नीचे होगी क्वांटिटी, यहाँ पे होगी प्राइस। ये D0 या D0 कुछ भी आप बोल सकते हो, ये ओरिजिनल या इनिशियल डिमांड कर्व है और ये गिवन सप्लाई कर्व है, जहां दोनों आपस में इंटरसेक्ट होती हैं। कहां पे इंटरसेक्ट होती हैं? इस पॉइंट पे। तो इसके सामने जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है और इसके सामने जो क्वांटिटी है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। यहां तक समझ आ गया। अब मान के चलते हैं कि अगर डिमांड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, डिमांड इंक्रीज होती है तो डिमांड में कुछ लोग कहते हैं नहीं जी अपवर्ड शिफ्ट है, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी ये तो राइट साइड को खिसकी है, राइटवर्ड शिफ्ट है। तो आप कुछ भी मान लो, तो डिमांड कर्व इस साइड खिसक गई, जिसको हम कहते हैं D1। अब ये जो D1 जो नई डिमांड कर्व बनी है, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है? सप्लाई, ये गिवन सप्लाई को कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है? यहाँ पे। तो E1 क्या है? E1 इज द न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम और इस इक्विलिब्रियम के सामने P1 प्राइस हो गया और Q1 क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड होगी। तो सिंपल वर्ड्स में, गिवन द सप्लाई, जब भी डिमांड बढ़ती है तो किसी भी चीज का प्राइस भी बढ़ जाता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। समझ की बात। और इसी सिचुएशन को अगर रिवर्स कर दें, तो अगर ये गिवन सप्लाई है और डिमांड का पहले ये वाली थी, अगर डिमांड किसी वजह से गिर जाती है तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट कह लो या ऐसे कह लो, ठीक है, कि लेफ्टवर्ड को खिसक गई। तो जो नई डिमांड कर्व है, वो जो गिवन सप्लाई कर्व है, उसको किस पॉइंट पे काट रही है? E2 पॉइंट पे। E2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस पॉइंट पे जो प्राइस है वो गिर जाएगा और जो क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड है वो भी गिर जाएगी। तो यही सारी चीजें मैं आपको पेपर में कैसे लिखनी है वो चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इन द गिवन फिगर D0 एंड SS आर द इनिशियल डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स रिस्पेक्टिवली। उसके बाद लिखना है E0, ये वाला पॉइंट, E0 या E0 कुछ भी कह सकते हो। E0 is the equilibrium corresponding to the point of intersection of demand and supply curves। तो E0 पॉइंट जो है डिमांड और सप्लाई की इंटरसेक्शन को दिखाता है, ठीक है। ये बात आपने लिख ली। OP0 लिखना था, यहाँ पे लिखो 2 मिनट, OP0, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ OP0 लिखा हुआ है। तो OPE भी लिख सकते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग OP भी छोड़ सकते थे, ठीक है। OP0 इज द इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OQ0 इज द इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो ये जो OP0 है ये इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, द डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द राइट फ्रॉम D0 टू D1। तो अब इस सिचुएशन में जो ये जो ओरिजिनल डिमांड कर्व थी, ये वाली, ये इंक्रीज हो गई और जब भी ये इंक्रीज होगी तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? एट द इनिशियल प्राइस OP0, ये जो इनिशियल प्राइस चल रहा था OP0, द क्वांटिटी डिमांडेड विल बी OQ3। अब इसी प्राइस पे ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस चल रहा था, क्योंकि डिमांड बढ़ चुकी है, डिमांड यहाँ पहुंच गई है, तो इस इक्विलिब्रियम प्राइस के सामने डिमांड कितनी हो गई है? OQ3। तो अगर आप देखेंगे तो डिमांड जो है वो ज्यादा नहीं होगी, सप्लाई तो है वो जो कम है, सप्लाई तो इतनी है, डिमांड जो है वो इतनी ज्यादा होगी। तो क्या हो गई? एक्सेस डिमांड हो गई। तो जब भी एक्सेस डिमांड होती है तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। But the quantity supplied will remain same at OQ0। In other words, this will lead to excess demand to the extent of Q0 Q3। वही इन दोनों के बीच में जो गैप है वो क्या हो गया? Q0 Q3 क्या हो गया? एक्सेस डिमांड हो गई हमारी, ठीक है। उसके बाद दिस वुड एक्सर्ट एन अपवर्ड प्रेशर ऑन द प्राइसेस, क्योंकि डिमांड के ज्यादा होने की वजह से प्राइसेस पर प्रेशर क्रिएट होगा और प्राइसेस बढ़ जाएंगे। द प्राइस वुड कंटिन्यू टू राइज टिल इट रीचेस OP1। तो प्राइसेस लगातार बढ़ते रहेंगे इस एक्सेस डिमांड की वजह से और लगातार बढ़ते बढ़ते तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक वो OP1 पे नहीं पहुंचते, जो किसके सामने? जहां पे नई डिमांड जो है पुरानी सप्लाई को इंटरसेक्ट कर रही है। जब तक इतने प्राइसेस नहीं बढ़ जाते तब तक ये प्राइस का राइज होना लगा रहेगा, ठीक है। वेयर द डिमांड एंड सप्लाई विल बी इक्वल टू ईच अदर वंस अगेन, वही वाली बात ऊपर वाले इक्विलिब्रियम पे। इंटरसेक्शन ऑफ D1 with SS will give us new equilibrium at point E1 and OP1 is the new equilibrium price and OQ1 is the new equilibrium quantity respectively। तो जहां पे ये प्राइसेस यहां तक बढ़े, ठीक है, जहां पे नई जो ये वाली जो नई डिमांड कर्व है और जो ओरिजिनल या पुरानी सप्लाई कर्व है, जहां दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, वहीं तक इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगा और इस
इस इक्विलिब्रियम प्राइस को OP1 कहा जाता है और इसके सामने जो क्वांटिटी है उसे OQ1 कहा जाएगा। समझ गई बात? तो मैं इसको साथ के साथ रब भी करता रहता हूँ क्योंकि मैंने जब डिक्रीज इन डिमांड है उसको भी समझाना है आपको। तो इसमें हम फर्दर ऐड कर सकते हैं, thus an increase in the demand for a commodity, that is a rightward shift in the demand curve, causes an increase in both the equilibrium price and equilibrium quantity bought and sold. तो डिमांड के बढ़ने की वजह से जो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो पहले से इनिशियल इक्विलिब्रियम से बढ़ गई हैं। समझ गई बात? ये चीज लिखी है हमने यहाँ पे। अब दूसरी सिचुएशन डिस्कस करते हैं जब डिमांड में डिक्रीज आ जाता है। ऑन द अदर हैंड, in the event of fall in the demand for a commodity, fall in the demand for a commodity, a decrease in demand for a commodity, that is leftward shift in the demand curve, both the equilibrium price and equilibrium quantity bought and sold will fall. कैसे fall होंगे अभी बताता हूँ। In the given figure, a decrease in demand shift the demand curve leftward from D0 D0 to D2 D2. तो पुरानी जो डिमांड कर्व है वो इतनी थी, अब नई डिमांड कर्व कितनी होगी? इतनी। सप्लाई कर्व तो गिवन है, अब नई डिमांड का जो है पुरानी सप्लाई कर्व को E2 पॉइंट पे काट रही है, तो इसके सामने प्राइस हो गया OP2 और सप्लाई हो गया OQ2। तो देखा जाए तो डिमांड के गिरने की वजह से जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो भी गिर गया नीचे और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो भी पहले से नीचे गिर गया। इस चीज को हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि नाउ एट द इनिशियल प्राइस OP0 देयर विल emerge a situation of excess supply। तो जब भी हम नीचे जाएंगे प्राइस गिर जाएगा इस प्राइस पे। भाई सप्लाई तो जो है जो सप्लाई है वो इस प्राइस पे जो है वो कम हो जाएगी और जो डिमांड है वो इस सिचुएशन में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। हमने यहाँ पे देखा था कि जब भी मतलब गिवन प्राइस पे यहाँ पे हमने लिखना है कि एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाएगी जिसमें एक्सेस सप्लाई इमर्ज हो जाएगी अगर OP0 प्राइस रहा। वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर प्राइस इतना ही है, एग्जांपल के तौर पे प्राइस ज्यादा है और इस प्राइस पे डिमांड गिर जाती है, तो अब कायदे से हम इतनी डिमांड कर रहे हैं और पुराने प्राइस के हिसाब से प्रोड्यूसर इतनी सप्लाई कर रहा है, तो मार्केट में सप्लाई ज्यादा नहीं होगी। तो जब भी मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगी तो क्या होगा? प्राइसेस गिर जाएंगे। इसी वजह से वहां पे एक्सेस सप्लाई लिखा हुआ है कि पुराने प्राइस पे तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और जब सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम होगी तो इससे फिर प्राइस गिरेंगे ही गिरेंगे। दिस वुड exert a downward pressure on the price, prices पे downward pressure आएगा। The price would continue to fall till it reaches OP2 where the demand and supply are equal to each other once again but at a lower price। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना था, फुल स्टॉप। ठीक है, the point of intersection of D2 D2 with SS gives E2 as a new point of equilibrium। वही बातें कि भाई जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रही है उससे E2 जो है हमें नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स टू OP2 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल्स टू OQ2। तो वही वाली बात कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो भी पहले से कम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी पहले से कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नोट दैट व्हेन द डिमांड कर्व शिफ्ट्स इट लीड्स टू अ मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। अब ध्यान से समझना, जब भी डिमांड कर्व शिफ्ट हो रही है, डिमांड कर्व पहले शिफ्ट कहाँ हुई? अब मैं इसको रब कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। सबसे पहले ये पॉइंट था, सप्लाई कर्व के ऊपर ये पॉइंट था, डिमांड कर्व ऊपर शिफ्ट हुई तो ये पॉइंट यहां से ऊपर चला गया तो सप्लाई कर्व में अपवर्ड मूवमेंट आ गई, और अगर ये डिमांड कर्व नीचे चलेगी तो सप्लाई कर्व में डाउनवर्ड मूवमेंट आ गई। तो आप देख रहे हैं ना, डिमांड के ऊपर नीचे शिफ्ट होने से जो सप्लाई कर्व है उसमें मूवमेंट आ रही है। समझ की बात? ये चीज भी ध्यान रखने वाली है। व्हेन द डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट साइड, ऊपर वाली साइड, देयर इज अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व SS फ्रॉम E0 टू E1। वही वाली बात जो मैंने बताई, E0 से E1 पे चला गया, और जब डाउनवर्ड हुई तो E0 से E2 पे मूवमेंट आ गई। ठीक है ना, तो मैं इसको नीचे कर लेता हूं। लाइकवाइज व्हेन द डिमांड कर्व shifts to the left, there is downward movement along the supply curve SS from E0 to E2। The process of adjustment from one equilibrium to another as a result of change in demand can be thought of as occurring in the 4 steps। तो ये सारे के सारे जो डिमांड में चेंज होने से होगा वो 4 स्टेप्स में मैं कंक्लूड कर सकता हूं। In case of increase in demand, the 4 steps are: demand curve shifts to right side। अगर डिमांड कर्व इंक्रीज इन डिमांड है तो डिमांड कर्व राइट साइड को शिफ्ट होगी। एंड एक्सेस डिमांड अकर्स एट द इनिशियल प्राइस। जो भी इनिशियल प्राइस था उस पर डिमांड एक्सेस हो जाएगी, डिमांड एक्सेस होने की वजह से प्राइसेस बढ़ जाएंगे। कंपटीशन अमंग द कंज्यूमर्स एंड द प्रोड्यूसर्स कॉजेज प्राइस टू राइज। तो कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा, डिमांड ज्यादा है तो उससे प्राइस बढ़ जाएगा। एज प्राइस राइजेस
द क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस एंड क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। जैसे प्राइस बढ़ेगा, डिमांड में डिक्रीज आ जाएगा और सप्लाई में थोड़ा सा इंक्रीज आ जाएगा, until the two become equal, after which there is no more tendency for either the price or the quantity to change। तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जहां ना क्वांटिटी बढ़ेगी फर्दर, ना सप्लाई में कोई चेंज आएगा और ना डिमांड में चेंज आएगा। ठीक है। इन केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, इससे उल्टे पॉइंट लिख सकते हो, 4 स्टेप्स ऑफ मूविंग फ्रॉम द इनिशियल इक्विलिब्रियम टू द न्यू इक्विलिब्रियम आर: डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड को शिफ्ट होती है, नीचे को खिसक जाती है। ठीक है। एंड एक्सेस सप्लाई अकर्स एट द इनिशियल प्राइस, जो इक्विलिब्रियम प्राइस था उस प्राइस पे तो सप्लाई ज्यादा होगी। कंपटीशन अमंग द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स कॉजेज द प्राइस टू फॉल, तो कंपटीशन हो जाएगा कि मैं अपना माल बेचूंगा, मैं माल बेचूंगा, जो सस्ते में बेचेगा उसका माल बिक जाएगा। As price falls, the quantity supplied decreases and the quantity demanded increases until two become equal, after which there is no more tendency of either the price or the quantity to change। तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी प्राइस के गिरने से जहां डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो उस सिचुएशन में फर्दर चेंजेस नहीं आएंगे। अब ये तो था डिमांड में चेंज आना। अब नेक्स्ट टॉपिक है सप्लाई में चेंज आने से इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा। इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस और शिफ्ट्स इन सप्लाई ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था वैसे ही सेम टू सेम, बट इसमें डिमांड कांस्टेंट रखेंगे और सप्लाई को ऊपर नीचे कर देंगे। समझ गई बात? सप्लाई को ऊपर नीचे करके मतलब इंक्रीज डिक्रीज करके इक्विलिब्रियम में चेंजेस डिस्कस करेंगे। लेट अस एक्सप्लेन नाउ व्हाट हैपेंस टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हेन देयर इज अ चेंज इन सप्लाई डिमांड रिमेनिंग कांस्टेंट। जो डिमांड है वो कांस्टेंट रहेगी, सप्लाई में चेंज होने से क्या होगा। ठीक है। सप्लाई कर्व शिफ्ट्स बिकॉज ऑफ चेंज in supply caused by factors other than the own price of the commodity। समझ गए बात? डिमांड कर्व में शिफ्ट क्यों आता है? क्योंकि प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर्स में चेंज आता है। ठीक है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ आ रही तो आपको सप्लाई का चैप्टर करना पड़ेगा। सप्लाई का चैप्टर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उससे एक्सप्लेन कर दूंगा। इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम को मैं बताता हूँ। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे प्राइस है, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है, ये ओरिजिनल सप्लाई कर्व है। जहां दोनों इंटरसेक्ट होते हैं E0 पे, वो इक्विलिब्रियम प्राइस है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये इनिशियल सिचुएशन होगी। फिर से वही कहानी। ठीक है। अगर डिमांड कांस्टेंट रहती है, डिमांड तो इतनी की इतनी रहती है, ठीक है, और अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो नई डिमांड नई सप्लाई कर्व कहाँ इंटरसेक्ट होती है E1 पे, तो प्राइस जो है वो गिर जाएगा और क्वांटिटी जो है वो इक्विलिब्रियम से बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो डिमांड है वो कांस्टेंट है मगर जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो गई, तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, तो इससे नया इक्विलिब्रियम आएगा E2 पे और इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी गिर जाएगी। यही सिचुएशन हमने बस इंग्लिश में लिखनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है। In the given figure, DD and S0 S0 are the initial demand and supply curves respectively, which intersects to produce an equilibrium to E0। तो E0 equilibrium का पॉइंट है। ठीक है। OP0 ये वाला OP0 is the initial equilibrium price and OQ0 ये वाली चीज initial equilibrium quantity है। Now suppose supply increases, say due to improvement in टेक्नोलॉजी या इंप्रूवमेंट इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। हम ये मान के चलते हैं कि सपोज सप्लाई बढ़ गई क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी होगी। एंड इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी शिफ्ट्स द सप्लाई कर्व टू द राइट फ्रॉम S0 S0 टू S1 S1। तो S0 S0 ये इनिशियल सप्लाई थी। ठीक है। टेक्नोलॉजी के अच्छे होने से अब जो नई सप्लाई कर्व बन गई है वो S1 S1 हो गई है। अब ये सप्लाई कर्व, ये जो इनिशियल डिमांड कर्व है उसको E1 पे काटती है, तो ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गई, उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। दिस शिफ्ट indicates that a larger quantity is supplied at each possible price। तो अब सप्लाई बढ़ गई है, ध्यान से समझना इस चीज को, मैं पूरा इसको रब करके आपको समझाता हूँ। ठीक है। पहले इक्विलिब्रियम प्राइस ये था, अब इसी प्राइस पे सप्लाई ज्यादा हो गई है। तो पहले इतनी सप्लाई हो रही थी, अब सप्लाई कितनी होगी है ज्यादा, तो क्या हो गया, एक्सेस सप्लाई होगी ना। तो जब भी एक्सेस सप्लाई होती है, सप्लाई ज्यादा हो जाती है डिमांड से, तो क्या होता है, सस्ता करके माल बेचना पड़ता है। ठीक है। इसीलिए प्राइसेस गिरते रहेंगे और गिरते गिरते एक सिचुएशन आएगी ये वाली कि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर आ जाएंगे, तो इससे ज्यादा नहीं गिरेंगे। नाउ एट OP0 प्राइस द डिमांड रिमेन्स अनचेंज्ड एट OQ0 बट द सप्लाई इंक्रीजेस टू OQ3। तो वही डिमांड तो इतनी की इतनी रहेगी। ठीक है। डिमांड इतनी रही मगर सप्लाई इस प्राइस पे इतनी ज्यादा आ गई क्योंकि सप्लाई को हमने इंक्रीज कर दिया। ठीक है। This creates a situation of excess supply which would result in a fall in price। तो excess supply हो जाएगी जिसकी वजह से prices गिर जाएंगे। In this way, a new equilibrium would emerge at E1
corresponding to the intersection of DD and supply curve SS, where OP1 is the new equilibrium price and OQ1 is the new equilibrium quantity demanded and supplied. तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी इससे कि इस सिचुएशन में सप्लाई ज्यादा है और डिमांड क्या है, कम। तो इसमें क्या होगा, प्राइसेस गिरना शुरू कर जाएंगे। और प्राइसेस कब तक गिरेंगे, जब तक ये वाला प्राइस नहीं आ जाता OP1 वाला। ठीक है, इसमें क्या है, डिमांड और सप्लाई बराबर है, OP1 इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा और OQ1 इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाएगी। वही चीज लिखी हुई है। Thus, an increase in the supply of a commodity, that is rightward shift of the supply curve, causes a decrease in the equilibrium price and increase in the equilibrium quantity bought and sold। तो सिंपल वर्ड्स में जो क्वांटिटी है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, वो ज्यादा हो जाएगी पहले से, और इक्विलिब्रियम प्राइस पहले से P0 से गिर के P1 तक आ जाएगा। ठीक है, अब इसे उल्टा चलते हैं। ऑन द अदर हैंड, अ डिक्रीज इन द सप्लाई विल रिजल्ट इन लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इक्विलिब्रियम प्राइस विल राइज एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल फॉल। कैसे, अभी बता देता हूँ। तो डिमांड कर्व तो गिवन थी, ठीक है, इस गिवन डिमांड कर्व में पहले इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये हो गया। अब क्या हुआ, अब जो सप्लाई है वो डिक्रीज होगी, क्या पता टेक्नोलॉजी खराब होगी, ऑब्सोल्यूट होगी, कुछ भी हो गया। ठीक है, इस प्राइस पे जो सप्लाई है, सप्लाई कम होगी। जब किसी भी चीज की सप्लाई हो जाती है तो प्राइसेस पे प्रेशर क्रिएट होता है, तो प्राइसेस बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि कम सप्लाई में सप्लाई तो कम होगी, डिमांड तो उतनी की उतनी है। समझ की बात। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि in the diagram, a decrease in supply shifts the supply curve from S0 S0 to S2 S2. If the price were to remain OP at OP0, अगर प्राइस इक्विलिब्रियम OP0 पे रहता, डिमांड would remain unchanged at OQ0। डिमांड तो इस प्राइस पे, आप देखें इस प्राइस पे डिमांड तो उतनी की उतनी है, मगर इस जैसे ही सप्लाई डिक्रीज होती है तो जो सप्लाई है वो OQ2 हो जाती है। तो सप्लाई डेफिशिएंट नहीं होगी, किसी चीज की सप्लाई कम होगी या डिमांड ज्यादा होगी। समझ के बाद, इसको एक्सेस डिमांड कह दो या डेफिशिएंट सप्लाई कह दो। बट सप्लाई वुड डिक्रीज टू OQ2, क्रिएटिंग अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड व्हिच वुड रिजल्ट इन द राइज इन प्राइस। तो सप्लाई कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, इससे एक्सेस डिमांड हो जाती है, जिसकी वजह से प्राइसेस राइज होंगे। द न्यू इक्विलिब्रियम वुड टेक प्लेस एट E2 corresponding to the point of intersection of demand curve DD with supply curve S2 S2, where OP2 is the new equilibrium price and OQ2 is the new equilibrium quantity। तो इसमें ये बताया सप्लाई के डिक्रीज होने की वजह से नया प्राइस जो हो गया OP2 हो गया और नई क्वांटिटी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो OQ2 हो चुकी है। ठीक है, तो अब इसको कंक्लूड करते हैं। नोट, व्हेन सप्लाई कर्व शिफ्ट्स इट लीड्स टू अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। उल्टा सिचुएशन हो गया, जैसा मैंने पीछे कहा था। अब एक्सप्लेन करता हूं आपको, ये सारा रब कर लेता हूं पहले, फिर एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, ये नॉर्मल डिमांड कर्व है। ठीक है, अब ये नॉर्मल सप्लाई कर्व है, तो जब भी सप्लाई में इंक्रीज आया तो ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है E0 से शिफ्ट होके E1 पे चला गया ना, E0 से E1 पे, तो डाउनवर्ड मूवमेंट आई। सिमिलरली अगर ये डिक्रीज इन डिमांड हुई तो ये E0 से शिफ्ट होके E2 तक चला गया, ये अपवर्ड मूवमेंट आ गई। समझ की बात। तो जब भी सप्लाई में शिफ्ट होती है तो इक्विलिब्रियम की वजह से, इक्विलिब्रियम के चेंजेस की वजह से जो डिमांड कर्व है उसमें मूवमेंट्स आती हैं। व्हेन द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू राइट, देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड फ्रॉम E0 to E1। Likewise, when the supply curve shifts to left, there is upward movement along the demand curve DD from E0 to E2। ठीक है, तो ये तो था डिमांड और सप्लाई के चेंज होने से क्या फर्क पड़ेगा। अब इसी के साथ जो आपको अब मैं बताऊंगा कि डिमांड और सप्लाई में साइमल्टेनियस चेंज होने से क्या फर्क पड़ेगा, और जो डिमांड और सप्लाई के एक्सेप्शनल केसेस हैं उससे इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चेंज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द डिमांड कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक। डिमांड कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक हो और जो सप्लाई है उसके चेंज होने से इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें दो केसेस हैं, जब सप्लाई इंक्रीज होगी या सप्लाई डिक्रीज होगी। तो सबसे पहला केस सप्लाई के इंक्रीज होने का, जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा इस डायग्राम में। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ, डिमांड कर्व इनइलास्टिक बनानी है। डिमांड कर्व इनइलास्टिक बनानी है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो इनइलास्टिक डिमांड कर्व होती है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले मैंने बना ली है डिमांड कर्व इनइलास्टिक। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको जोड़ देता हूँ,
क्योंकि ये कभी कभी जुड़ता नहीं है आपस में, तो मैंने यहाँ नाम ले दिया डी डी। डी डी इज़ द डिमांड कर्व जो इन इलास्टिक है, ठीक है। अब मैंने सप्लाई कर्व बनानी है, दोनों केसेस में पहले सप्लाई बना देता हूँ, तो फिर मैं सप्लाई को इंक्रीज़ करके दिखा दूंगा और फिर डिक्रीज़ करके दिखा दूंगा। तो पहले केस में मैंने सप्लाई का वैसे बना दी, दूसरे केस में भी सप्लाई का वैसे बना दी। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ एस एस इज़ द सप्लाई कर्व, ठीक है। तो ये हो गया ई इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का हो गया। इससे डॉटेड लाइन अगर हम लगाएं तो ये आ गई इक्विलिब्रियम प्राइस, और इसको नीचे ये तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है ही है, तो ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ गया। अगर मैं इसके डॉटेड लाइन लगाऊं तो ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो है ही है। तो पहली सिचुएशन में हमें दिखाना है कि सप्लाई में इंक्रीज आ रहा है। तो जब भी सप्लाई इंक्रीज होती है, सप्लाई क्या होती है, राइटवर्ड शिफ्ट, ये बात याद रखना। तो सप्लाई को मैं राइटवर्ड शिफ्ट करता हूँ, तो राइटवर्ड शिफ्ट होके ये ऐसे आ गई है सप्लाई। तो नई सप्लाई कब होगी है S1 ठीक है। तो इसको एक बार फिर से बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर नहीं बन रही, ठीक है। तो बैक करते हैं और फिर से सप्लाई बनाते हैं। तो नई सप्लाई कर्व जो है वो ऐसे हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैंने उस तरफ को ज़्यादा नहीं बनाई थी, इसलिए मैं उस तरफ को बना देता हूँ। तो नई सप्लाई कर्व होगी S1। तो नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ गया, E1 पे, क्योंकि नई सप्लाई कर्व जब भी राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो डिमांड कर्व तो वहीं की वहीं है, उसको यहाँ शिफ्ट तो कर नहीं सकते। तो नई डिमांड और जो नई सप्लाई है और जो पुरानी डिमांड कर्व है वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं E1 पॉइंट पे। तो जो इक्विलिब्रियम आएगा वो आएगा E1 पे, और प्राइस हो जाएगा P1 और क्वांटिटी उतनी की उतनी। तो अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाए और डिमांड सेम रहे तो प्राइस धड़ाम से गिर जाता है। ये बात इससे सीखने वाली है। और नेक्स्ट सिचुएशन में सप्लाई को डिक्रीज करना है। तो जब भी डिक्रीज इन सप्लाई होती है तो सप्लाई क्या होती है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो मैं यहाँ सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो नई सप्लाई को मैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये नई सप्लाई होगी S1। ये नई सप्लाई पुरानी डिमांड कर्व को E1 पे काट रही है। तो इसमें देखा जाए तो क्वांटिटी तो सेम रह रही है, मगर प्राइजेस क्या हो गए हैं, पहले से अप्रिशिएट हो गए हैं, प्राइजेस बढ़ गए। तो सिंपल सी बात है, जब सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइजेस तो बढ़ते ही हैं, और जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइजेस गिरते ही हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा, अगर सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक हो और डिमांड को इंक्रीज डिक्रीज करें तो इक्विलिब्रियम में क्या फ़र्क पड़ेगा। टिल देन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चेंज इन इक्विलिब्रियम व्हेन डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। अगर डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक है तो सप्लाई के चेंज होने से इक्विलिब्रियम में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो पहली मैंने सिचुएशन लिखी है, अगर सप्लाई में इंक्रीज़ हो तो क्या होगा, सप्लाई में डिक्रीज़ हो तो क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि डिमांड क्या है, डिमांड इज़ परफेक्टली इलास्टिक। तो जो भी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होती है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। अगर आपको ये नहीं पता तो पहले आपको डिमांड का चैप्टर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने ले लिया डिमांड कर्व डी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, पहली सिचुएशन में मुझे ये दिखाना है कि सप्लाई इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो मैं पहले नॉर्मल सप्लाई बना लेता हूँ दोनों में, इसमें भी मैंने बना ली और इसमें भी मैंने बना ली सप्लाई, ठीक है। तो मैं नाम दे देता हूँ SS। तो ये ई इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इसके सामने ये इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया, और अगर मैं इसको नीचे डॉटेड लाइन लगाऊं तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई। ये थोड़ा टेढ़ी भी हो सकती है, आप पेंसिल और स्केल से बनाएंगे तो सीधी ही आएगी, ठीक है। ये हो गया इक्विलिब्रियम, इसके सामने ये इक्विलिब्रियम प्राइस, और इसके सामने ये आ गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब मसला ये आता है कि जब भी सप्लाई इंक्रीज होगी, तो अब मुझे सप्लाई में, इस सिचुएशन में तो मुझे सप्लाई में इंक्रीज दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, सप्लाई जब भी इंक्रीज होती है तो क्या होता है, सप्लाई जब भी इंक्रीज होती है तो सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट होती है। तो मैं सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी मैं सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट करूँगा तो नई कर्व तो ये आ गई S1। तो नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ गया ना, क्योंकि डिमांड कर्व तो वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस उतने का उतना ही रहा। तो ये सिचुएशन आपको याद रखनी है। आपको सिर्फ इलास्टिसिटी के बारे में पता होना चाहिए और शिफ्टिंग के बारे में पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट सिचुएशन में अगर सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, तो जब भी सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो सप्लाई क्या होगी, यहाँ इस केस में तो सप्लाई हुई थी राइटवर्ड शिफ्ट, दूसरे केस में सप्लाई क्या शिफ्ट होगी, सप्लाई होगी लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो अब हम सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो जब भी सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी तो इसको नाम दे देंगे S1।
ठीक है। तो नया इक्विलिब्रियम तो डिमांड कर्व तो वही रही, नया इक्विलिब्रियम आ गया E1 पे और नई क्वांटिटी जो है पहले से कम हो गई और प्राइस उतने का उतना ही रहा, ठीक है। तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ये सिचुएशन हम कर रहे थे कि अगर डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है तो सप्लाई के चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि इक्विलिब्रियम में क्या चेंजेस आएंगे जब डिमांड इनइलास्टिक है और सप्लाई में चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है चेंज इन इक्विलिब्रियम व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है तो डिमांड के चेंज होने से क्या इक्विलिब्रियम में फ़र्क पड़ेगा। तो इसमें दो केसेस डिस्कस करेंगे, डिमांड में इंक्रीज आना और डिमांड में डिक्रीज आना। तो सबसे पहले मुझे सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक बनानी पड़ेगी, तो वो मैं बना देता हूँ। सबसे पहले ये सप्लाई का परफेक्टली इलास्टिक होगी और इस डायग्राम में भी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक बना देता हूँ। तो अब इनको नाम दे देता हूँ SS, ठीक है। अब मुझे बनानी है डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो ये मैंने बना दी डिमांड कर्व पहले डायग्राम में भी, और 2 मिनट इसको स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए ये बना दी डिमांड कर्व और दूसरे डायग्राम में भी ये बना दी मैंने डिमांड कर्व। अब ये जो डिमांड कर्व है इसको नाम देके फिर इक्विलिब्रियम देखते हैं। ई इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसके सामने इक्विलिब्रियम प्राइस तो उतने का उतना ही है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी अगर डॉटेड लाइन से जोड़ें तो ये वाली है, तो ये वाली डिमांड कर्व होगी DD। यहाँ पे इक्विलिब्रियम ये वाला हो गया, इक्विलिब्रियम प्राइस ये आ गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये वाली होगी QE। अच्छे तरीके से लिख देता हूँ QE। अब ध्यान से देखो, इस सिचुएशन में मुझे बताना है कि डिमांड में इंक्रीज होने से क्या फ़र्क पड़ेगा अगर सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक हो। तो जब भी डिमांड में इंक्रीज आता है तो क्या होता है, डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होती है। तो मुझे एक नई डिमांड का बनानी है राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो मैंने बना दी D1 तो जब भी डिमांड इंक्रीज होती है राइटवर्ड शिफ्ट होके ये सप्लाई को काटती है, मगर उस पर प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्वांटिटी इक्विलिब्रियम पहले से बढ़ जाती है। ये आपको दिमाग में रखना है। और इस सिचुएशन में मुझे दिखाना है कि डिमांड में डिक्रीज आता है तो उस पर इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है तो मैं क्या करूँगा डिमांड को लेफ्टवर्ड शिफ्ट बोल बोल के गला बैठ जाता है यार, डिमांड को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दूंगा। तो मैंने डिमांड को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया है। नई डिमांड सप्लाई कर्व को E1 पॉइंट पे काट रही है और इसको अगर मैं नीचे से मिलाऊं तो ये नई क्वांटिटी होगी। तो इस केस में सप्लाई तो परफेक्टली इलास्टिक है, वो उसमें तो कोई चेंज नहीं हो पा रहा। तो डिमांड के इंक्रीज होने से जो क्वांटिटी है वो इक्विलिब्रियम बढ़ रही है और अगर डिमांड डिक्रीज हो जाता है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी गिर रही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह से देखें, जो आपको वीडियो आपको उसमें पसंद आती है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा जब सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है तो डिमांड में चेंज होने से इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका टाइटल है चेंज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक। सप्लाई कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक है तो डिमांड में चेंज होने से इक्विलिब्रियम में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। सप्लाई तो क्या है, सप्लाई ऑलरेडी परफेक्टली इनइलास्टिक है तो हम डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ इंक्रीज इन डिमांड। तो मैं यहाँ लिखूँगा डिमांड में इंक्रीज करके क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ लिख लेते हैं डिक्रीज इन डिमांड। तो डिमांड में डिक्रीज करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। यहाँ D अच्छे से लिख लेते हैं। तो अब ये वाली जो सिचुएशन मैं बनाऊंगा डिमांड में डिक्रीज की इंक्रीज की बनाऊंगा और ये वाली जो सिचुएशन बनाऊंगा ये डिमांड में डिक्रीज की बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व बनानी है, तो चलिए बनाते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व आपको पता है पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते, सप्लाई फिक्स रहेगी। तो मैं यहाँ नाम दे देता हूँ SS जो है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व है। अब इसमें एक नॉर्मल से डिमांड कर्व बनाते हैं। तो डिमांड कर्व नॉर्मल आपको पता है कि नॉर्मल डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। तो मैंने डाउनवर्ड स्लोपिंग दोनों साइड्स डिमांड कर्व बना दी है। अब इसका नाम दे देते हैं DD इज़ द डिमांड कर्व, DD इज़ द डिमांड कर्व, E इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम के सामने अगर चलें तो ये क्या आ गई,
इक्विलिब्रियम प्राइस और नीचे तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है ही है, और यहाँ पे भी ये ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं। तो अगर मैं इसको डॉटेड लाइन लगाऊं, डॉटेड लाइन सीधी लगा लेना, आपके पास तो पेंसिल स्केल है तो उसमें थोड़ा आसानी रहेगी। ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी। अब हमने क्या करना है, डिमांड में करना है इंक्रीज। तो जब भी डिमांड इंक्रीज होती है तो क्या होता है, डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होती है। तो डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट करके देखें तो नई डिमांड कर्व जो है वो ये बन गई D1 D1। समझ गई बात, नई डिमांड कर्व बन गई D1 D1। अब ध्यान से देखना, नई डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, E1 पे। तो इसमें क्या है, क्वांटिटी सेम है, बस प्राइस जो है वो बढ़ गया है। कहने की बात यह है कि जब सप्लाई सेम रहे, इन इलास्टिक सप्लाई है, सप्लाई में चेंजेस नहीं आ सकते, और उस सिचुएशन में डिमांड बढ़ गई तो प्राइजेस शूट अप कर जाएंगे। समझ गई बात। और अगर ऐसी सिचुएशन, सप्लाई जो है इन इलास्टिक है और अगर डिमांड डिक्रीज कर जाए तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मैंने ये डायग्राम में आपको बता रहा हूँ। जो इसमें तो मैंने राइटवर्ड शिफ्ट किया था क्योंकि डिमांड इंक्रीज थी, इसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है क्योंकि डिमांड क्या है, डिक्रीज है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ D1। तो जो नई डिमांड कर्व है वो सप्लाई कर्व को E1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और इसके सामने अगर देखें तो प्राइजेस क्या आ रहे हैं, P1। तो जो प्राइजेस हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस हैं, वो काफ़ी गिर गए हैं, ठीक है। तो जब भी सप्लाई इनइलास्टिक होती है और डिमांड में डिक्रीज आ जाए, डिमांड में फॉल आ जाए, तो इक्विलिब्रियम प्राइस धड़ाम से गिर जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा सीलिंग प्राइस क्या होता है, ठीक है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है चेंज इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई। तो इससे पिछले टॉपिक्स में मैंने, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने बताया था कि अगर सिर्फ डिमांड में इंक्रीज डिक्रीज आए या सिर्फ सप्लाई में इंक्रीज डिक्रीज आए तो चेंजेस कैसे आते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि डिमांड और सप्लाई दोनों में चेंजेस आए तो भी इक्विलिब्रियम में चेंज आता है। मगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इसमें पार्ट्स बताऊंगा कि ये पार्ट्स आएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी डिटेल में विद डायग्राम समझाऊंगा। तो डिमांड और सप्लाई दोनों में जब साइमल्टेनियस चेंज आता है, ये चार टाइप का हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला, इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जब भी डिमांड में इंक्रीज आता है और सप्लाई में इंक्रीज आता है तो इक्विलिब्रियम प्राइस और डिमांड में क्या फर्क पड़ता है। मगर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए, सीधा डिमांड में इंक्रीज और सप्लाई में इंक्रीज दिखा देते हैं। मगर इसमें भी 3 सिचुएशंस आती हैं। इनमें 3 सिचुएशंस क्या आती हैं, जब डिमांड में इंक्रीज और सप्लाई में इंक्रीज बराबर है, जब डिमांड में इंक्रीज ज़्यादा है, सप्लाई में इंक्रीज कम है, और जब डिमांड में इंक्रीज कम है और सप्लाई में इंक्रीज ज़्यादा है। तो हर एक सिचुएशन के 3-3 आगे सिचुएशंस आ जाती हैं। दूसरा आ जाता है इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई। इसमें भी डिमांड में इंक्रीज होना और सप्लाई में डिक्रीज होना, इसकी भी फर्दर 3 सिचुएशंस आ जाएंगी जो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बनानी है। नेक्स्ट, डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई। तो जब भी डिमांड में डिक्रीज आता है, सप्लाई में इंक्रीज आता है, तो भी इक्विलिब्रियम में चेंजेस आने हैं। नेक्स्ट, डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई। तो जब भी डिमांड डिक्रीज होगी और सप्लाई भी डिक्रीज होगी तब भी इक्विलिब्रियम में चेंज आएगा, ठीक है। तो ये 4 तरीके से डिमांड एंड सप्लाई साइमल्टेनियस चेंज करके इक्विलिब्रियम में चेंज लेके आती है, और एक एक पार्ट के फर्दर 3 पार्ट्स हैं जो मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि दूसरी वीडियो किधर गई, तीसरी वीडियो किधर गई। नंबर वाइज मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सारी डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह से पढ़ो, उसमें सारे लिंक मिलेंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आऊँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम में चेंज कैसे आता है जब भी डिमांड इंक्रीज होती है और सप्लाई भी इंक्रीज होती है। अब डिमांड में भी इंक्रीज आ रहा है, सप्लाई में भी इंक्रीज आ रहा है, तो इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आएगा। मगर हम इसको 3 सिचुएशंस के अंदर डिस्कस करेंगे। जब डिमांड में जितना इंक्रीज आ रहा है उतना ही सप्लाई में इंक्रीज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड 10% बढ़ रही है तो सप्लाई भी 10% बढ़ रही है, फिर क्या फर्क पड़ेगा। डिमांड में इंक्रीज आ रहा है ज़्यादा, डिमांड मान लो 10% से बढ़ रही है, मगर सप्लाई 10 से कम % से बढ़ रही है,
रही है, और अगर डिमांड बढ़ रही है 10% से और सप्लाई 20% से बढ़ रही है तो क्या फ़र्क होगा। इसमें 3 सिचुएशन है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है, हमेशा बच्चों को पेपर में आ जाता है। तो मैंने पहली सिचुएशन इसमें डिस्कस की है, इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। जब भी डिमांड में जब इंक्रीज होगा और जो सप्लाई में इंक्रीज होगा अगर वो बराबर होगा तो क्या सिचुएशन रहेगी, इक्विलिब्रियम में क्या चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले मैं डिमांड कर्व बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ साथ की साथ ही नाम दे दूंगा, डी डी इज द डिमांड कर्व। बच्चे गलती क्या करते हैं, साथ के साथ नाम नहीं देते। फिर मैं बना रहा हूँ सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व को मैं रेड लाइन से बनाऊंगा, ठीक है। इसको स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मुझे ये टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो मैं साथ साथ ही लिख लेता हूँ एस एस इज द सप्लाई कर्व। जैसे ही मैंने डिमांड और सप्लाई बनाई, मुझे साथ के साथ ही इक्विलिब्रियम बनाना है, ठीक है। अगर मैंने नहीं बताया तो बाद में मुझे कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस, और नीचे होगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब मुझे क्या करना है, डिमांड में भी इंक्रीज करना है और सप्लाई में भी इंक्रीज करना है, मगर मुझे ये ध्यान रखना है कि जितना डिमांड में इंक्रीज हुआ है उतना ही सप्लाई में इंक्रीज हो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिमांड में इंक्रीज के लिए क्या करता हूँ, मैं जब भी डिमांड इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या होती है, राइटवर्ड शिफ्ट होती है। तो मैं डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट करने के लिए मैं डिमांड को इस तरीके से ले गया, राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो नई डिमांड कर्व कैसे होगी, नई डिमांड कर्व को मैं नाम दे देता हूँ D1 D1। इसको ब्लू से ही दे देते हैं ताकि ये डेकोरम बना रहेगा हमारा, D1 D1। अब मैंने सप्लाई कर्व भी इंक्रीज करनी है, मगर मुझे सप्लाई कर्व इंक्रीज तो करनी है, मगर मुझे सप्लाई इस हिसाब से इंक्रीज करनी है कि डिमांड और सप्लाई डिमांड में जितना इंक्रीज आया है उतना ही सप्लाई में इंक्रीज आए, समझ के बात। तो मैं डिमांड और सप्लाई में इंक्रीज इस हिसाब से करूंगा कि जितना डिमांड में इंक्रीज आया उतना ही सप्लाई में इंक्रीज आए, और अगर इसमें जितना डिमांड में इंक्रीज आया उतना ही सप्लाई में अगर इंक्रीज आए तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा। मतलब जितना डिमांड में इंक्रीज आया, जितना डिमांड के अंदर गैप है उतना ही सप्लाई के अंदर गैप होना चाहिए। आप क्या करो, पहले डिमांड का नॉर्मल बना लो, फिर 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर का पॉइंट लगाओ, इधर भी पॉइंट लगाओ, इधर से लाइन खींच लो। फिर सप्लाई में भी 1.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का इधर लगाओ तो लाइन खींच लो। इससे क्या होगा, दोनों में जो चेंज आया है वो बराबर आएगा। समझ गए बात बनाने का तरीका। अब ध्यान से सुनो, जो नई डिमांड कर्व है ये वाली और जो नई सप्लाई कर्व है ये वाली, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट होती हैं, यहाँ पे E1 पे इंटरसेक्ट होती हैं। तो जब भी नई डिमांड कर्व और नई सप्लाई कर्व आप मिलाओगे तो आप ये देखोगे कि जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट आया है वो पुराने पॉइंट के सामने ही आ रहा है और इक्विलिब्रियम प्राइस हूबहू सेम आ रही है, मगर जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है उसमें फर्क पड़ रहा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो चेंज हो गई है, इंक्रीज हो गई है, मगर इक्विलिब्रियम प्राइस उतने का उतना ही है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी डिमांड में इंक्रीज आता है और डिमांड में कोई भी चेंज आए, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी आए, सप्लाई में भी अगर सेम रेट से इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है, रेट सेम है, ठीक है, प्रोपोर्शनेटली, तो या तो इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों में से एक चीज सेम रहेगा। इस केस में प्राइस सेम है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और उसमें मैंने बताया हुआ है कि इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। डिमांड में इंक्रीज हो रहा है मगर जो सप्लाई में इंक्रीज हो रहा है वो जो है इंक्रीज इन डिमांड इज मोर, डिमांड में इंक्रीज ज़्यादा हो रहा है और सप्लाई में इंक्रीज कम हो रहा है। तो ये तो हमारे लिए डायग्राम बनाना ज़्यादा आसान है। तो पहले मैंने नॉर्मल डिमांड कर्व बनाई, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है। मैंने नाम दे दिया इसको DD, ठीक है। फिर मैं सप्लाई कर्व बनाता हूँ, सप्लाई कर्व को भी नाम दे देता हूँ, और सप्लाई कर्व को नाम दे दिया SS। तो जो पुराना जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होते हैं, सबसे पहले इनिशियल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम उसको बना दिया, ठीक है। ये होगी PE और इनिशियल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी QE, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि डिमांड में इंक्रीज आ रहा है मगर डिमांड में इंक्रीज ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो जब डिमांड में इंक्रीज दिखाना है तो आपने क्या करना है, जब भी आपने डिमांड में इंक्रीज दिखाना है तो डिमांड क्या होती है, राइटवर्ड शिफ्ट होती है। तो मैंने डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट कर लिया, ठीक है। डिमांड में मैंने इंक्रीज दिखा दिया इतना। तो अब जो नया डिमांड कर्व है उसको मैं D1 D1 दे देता हूँ। अब मुझे सप्लाई में भी इंक्रीज दिखाना है। अब देखो डिमांड में गैप ज़्यादा है तो सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। जब भी सप्लाई इंक्रीज होती है तो क्या होता है, जब भी सप्लाई इंक्रीज होती है या डिमांड इंक्रीज होती है तो होता क्या है, ये राइटवर्ड शिफ्ट होते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने डिमांड में इंक्रीज ज़्यादा दिखाया और सप्लाई में इंक्रीज दिखाया है मगर कम दिखाया है। तो डिमांड में जो गैप है, डिमांड में इंक्रीज ज़्यादा आ रहा है, सप्लाई में जो इंक्रीज आ रहा है वो कम आ रहा है। अब नई डिमांड कर्व और नई सप्लाई कर्व जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही हैं वो नया इक्विलिब्रियम है। अब इसके सामने अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से डॉटेड लाइन खींचूं तो नया प्राइस आ गया ये P1। ये थोड़ी सीधी लाइनें आप खुद ही बना लेना क्योंकि मेरे पास यहाँ प्रॉपर स्केल नहीं है। और नई क्वांटिटी कितनी आ गई,
इसको नीचे मिला लेते हैं, नई क्वांटिटी जो आ गई है वो Q1। तो जब भी डिमांड में इंक्रीज आता है ज़्यादा और सप्लाई में इंक्रीज आता है कम, तो इक्विलिब्रियम प्राइस हमेशा बढ़ता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ती है। तो आपको ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अगर डिमांड सप्लाई के कंसेप्ट आते हैं तो ये अपने आप ही बनेंगे। इसी में तीसरा कंसेप्ट जो आ जाता है, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। मतलब इंक्रीज इन डिमांड तो हो रहा है मगर सप्लाई में ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बनाता हूँ डिमांड कर्व, इसको नाम दे देता हूँ DD, ठीक है। फिर मैं बनाता हूँ सप्लाई कर्व, इसको भी नाम दे देता हूँ SS। जहाँ पे नई डिमांड और नई सप्लाई मतलब इनिशियल डिमांड इनिशियल सप्लाई इंटरसेक्ट हो रही है वो इक्विलिब्रियम, इसको मैं यहाँ तक मिला लेता हूँ डॉटेड लाइन से, ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस। और नीचे तक भी मिला देता हूँ, ये हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इसको मैं अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ। वीडियो लंबी हो गई है मगर क्या करूँ, अब इसमें तीनों के तीनों पार्ट आपको समझाने ज़रूरी हैं। अब मैं क्या करता हूँ, डिमांड को शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। डिमांड को शिफ्ट करता हूँ मगर डिमांड में जो इंक्रीज़ आएगा वो कम आएगा, ठीक है। तो डिमांड में जो मैं गैप दिखाने लगा हूँ वो कम दिखाने लगा हूँ। तो मैंने नई डिमांड कर्व को नाम दे दिया D1। अब मुझे सप्लाई भी इंक्रीज़ करनी है मगर सप्लाई में जो गैप दिखाना है वो ज़्यादा दिखाना है, क्योंकि इंक्रीज़ इन सप्लाई ज़्यादा है और इंक्रीज़ इन डिमांड कम है। तो मैं सप्लाई में ज़्यादा गैप दिखा देता हूँ। ये देखो साफ ही लग रहा है कि जो डिमांड में गैप है, डिमांड में इंक्रीज़ आया कम, सप्लाई में इंक्रीज़ आया ज़्यादा। तो नई सप्लाई का कलर चेंज करता हूँ, होगी S1 तो नई सप्लाई और नई डिमांड D1 दोनों आपस में इंटरसेक्ट होते हैं E1 पॉइंट पे। तो अगर नया इक्विलिब्रियम प्राइस देखा जाए तो नया इक्विलिब्रियम प्राइस पहले से गिर गया है, तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, क्या होगा अपने आप ही रिजल्ट आएंगे आपके, ठीक है। और नई क्वांटिटी ये होगी, क्वांटिटी पहले से बढ़ गई। आई होप ये वीडियो आपको लंबी होगी मगर पसंद आई होगी। तो आपने इसी तरीके से बनाना है डायग्राम। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है इसमें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा कि डिमांड में तो इंक्रीज़ आ रहा है मगर सप्लाई में डिक्रीज़ आ रहा है, तो इक्विलिब्रियम में क्या चेंजेस है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम में क्या चेंजेस आते हैं अगर इंक्रीज इन डिमांड हो और डिक्रीज इन सप्लाई। डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई डिक्रीज हो रही है, दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही हैं। तो इसके अंदर भी 3 सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन, जब डिमांड में इंक्रीज आ रहा है और सप्लाई में डिक्रीज आ रहा है, वो दोनों बराबर हैं। मान लो डिमांड इंक्रीज हो रही है 10% से और 10% से ही सप्लाई डिक्रीज हो रही है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा वो डिस्कस करेंगे। और डिमांड में इंक्रीज आ रहा है 10% से, सप्लाई डिक्रीज हो रही है 5% से, और डिमांड इंक्रीज हो रहा है 10% से, सप्लाई डिक्रीज हो रही है 20% से। तो मतलब इसमें 3 सिचुएशंस होंगी, तभी तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बना। तो पहली जो सिचुएशन आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई। तो जब भी डिमांड में इंक्रीज होती है और सप्लाई में डिक्रीज होती है तो क्या सिचुएशन बनती है, चलिए इसको बनाते हैं डायग्रामेटिकली। तो सबसे पहले मैं डिमांड कर्व बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैं नाम दे देता हूँ इसको, डिमांड कर्व को DD। आपने साथ के साथ नाम देने हैं, साथ के साथ नाम नहीं दिए तो समझो कहानी खत्म, ठीक है। सप्लाई कर्व बना लेता हूँ और साथ के साथ इसको नाम दे देता हूँ SS इज द सप्लाई कर्व, E इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और जैसे इक्विलिब्रियम का पॉइंट आया वैसे ही आपने पहले इक्विलिब्रियम मिला देना है, ठीक है। ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस PE, और नीचे डॉटेड लाइन से मिला दिया, आप स्ट्रेट लाइन से भी मिला सकते हो, हर एक की अपनी अपनी प्रेफरेंस है। ये हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी QE। अब हम क्या करेंगे, डिमांड में क्या करना है, हमें इंक्रीज करना है। तो डिमांड पे इंक्रीज करना है, तो सबसे पहले डिमांड जब भी इंक्रीज होता है तो क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट आती है ना। तो मैं डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं डिमांड की यहाँ राइटवर्ड शिफ्ट करके ले आया हूँ। तो यहाँ पे मैंने नई डिमांड कर्व लिख दी है, मैं नाम दे देता हूँ D1। अब ध्यान रखो, जब डिमांड इंक्रीज हो रही है तो डिमांड तो क्या हो रही है, राइटवर्ड शिफ्ट। सप्लाई क्या करनी है, सप्लाई करनी है डिक्रीज। जब भी सप्लाई डिक्रीज करनी है तो सप्लाई में तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगी, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और लेफ्टवर्ड शिफ्ट इस हिसाब से करता हूँ, ठीक है। इस हिसाब से कर देता हूँ कि दोनों में जो गैप है ना वो बराबर रहे, ठीक है। गैप नहीं मतलब इधर उधर होना चाहिए। अगर गैप इधर उधर हो गया ना तो ये समझो कि कहानी ख़त्म, वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। अब नया जो सप्लाई कर्व है वो है S1, ठीक है। मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, थोड़ा कलर सही रहेगा जैसे चल रहा है, ठीक है। नई सप्लाई कर्व होगी S1। तो नई डिमांड नई सप्लाई
ये नई सप्लाई है और ये नई डिमांड कर्व है, ठीक है, ये आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं E1 पॉइंट पे, तो E1 इज द न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अगर आप E1 पॉइंट के सामने देखते हैं तो क्वांटिटी तो पुरानी सेम रहेगी, मगर जो प्राइस है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्राइस में यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो जब भी ये बात याद रखना, जब भी डिमांड या सप्लाई में प्रोपोर्शनेट चेंज आए, चेंज में इंक्रीज आए डिक्रीज आए, कोई चक्कर नहीं, तो प्राइस या क्वांटिटी में से एक चीज़ सेम रहती है, ठीक है। तो इस केस में डिमांड इंक्रीज हो और सप्लाई डिक्रीज हो प्रोपोर्शनेटली सेम रेट से, तो क्वांटिटी तो सेम आ रही है इक्विलिब्रियम, मगर इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज कर रहा है। तो नेक्स्ट सिचुएशन पे चलेंगे। नेक्स्ट सिचुएशन कहती है इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई। डिमांड में इंक्रीज आ रहा है, मगर क्या आ रहा है, ज़्यादा। तो सबसे पहले डिमांड का बनाएंगे, ठीक है, और इसको नाम दे देंगे साथ के साथ ही डी, ठीक है। ये राइटिंग स्पीड के चक्कर में मेरी ख़राब हो रही है, तो कॉपी में तो बनाने बड़े आसान होते हैं, मगर टच स्क्रीन में बनाने में बड़ा स्यापा होता है, ठीक है। तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ऊपर से सवेर की क्लासेस ले लेके बोल के गला भी बैठ गया हुआ है। तो डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व हमने बना ली हुई हैं। तो डिमांड सप्लाई जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वो इक्विलिब्रियम हो जाता है, और साइमल्टेनियसली हम मिला के इसको इक्विलिब्रियम प्राइस दे देंगे और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दे देंगे, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना कि भाई ये लाइनें थोड़ी सही बने, ठीक है। अगर आप स्केल से काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका सही ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, हमने क्या करना है, डिमांड में इंक्रीज दिखाना है। तो जब डिमांड में इंक्रीज दिखाएंगे तो डिमांड क्या होगी, राइटवर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है ना। तो जब भी डिमांड में इंक्रीज दिखाएंगे तो डिमांड क्या होगी, राइटवर्ड शिफ्ट। तो मैं क्या करता हूँ, डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जब डिमांड का जो राइटवर्ड शिफ्ट दिखाना है मुझे, वो ज़्यादा दिखाना है, तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल इसको D1 लिख लेता हूँ, और जो इंक्रीज इन डिमांड दिखा रहा हूँ वो थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, सप्लाई में क्या दिखाना है, डिक्रीज इन सप्लाई। तो जब भी सप्लाई डिक्रीज होती है तो सप्लाई तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है, और उसमें मुझे डिक्रीज दिखाना है, मगर डिक्रीज दिखाना है कम। तो मैंने इसमें सप्लाई में गैप क्या कर लिया, मैंने सप्लाई में जो गैप किया है वो किया है कम। तो नई सप्लाई कर्व जो है वो S1 बना दी है मैंने, और नई डिमांड और नई सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट होती हैं इस पॉइंट पे, तो ये हो गई है नया इक्विलिब्रियम। तो अगर इसके सामने देखें तो ये आपकी आ रही है इक्विलिब्रियम प्राइस, जो कि पहले से ज़्यादा आ रही है, और ये आ रही है आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, जो कि क्वांटिटी भी पहले से ज़्यादा आ रही है। तो आपको रटा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये ध्यान रखना है कि देखो डिमांड में ज़्यादा इंक्रीज़ आया और सप्लाई डिक्रीज़ हुई मगर कम हुई, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पे बन जाएगी। और तीसरी जो सिचुएशन है इसमें, वो इससे उल्टा है कि इंक्रीज इन डिमांड इज़ लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। डिमांड में इंक्रीज आ रहा है ज़्यादा, ठीक है, डिमांड में जो इंक्रीज आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, और जो सप्लाई में डिक्रीज आ रहा है वो कम आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो सबसे पहले मैं डिमांड का बना लेता हूँ, ये बन गई डिमांड कर्व। इसको साथ के साथ मैं नाम दे देता हूँ, डी इज़ द डिमांड कर्व। फिर मैं बना लेता हूँ सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व ऐसे बन गई, ठीक है, इसको भी नाम दे देते हैं, SS इज द सप्लाई कर्व। बोथ दीज कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट होती हैं E पॉइंट पे, और OPE इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OQE इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो इनमें बहुत मेहनत लगती है, अगर आप देख रहे हो तो लाइक लुक तो कर ही देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डिमांड में इंक्रीज करेंगे, मगर डिमांड में जो इंक्रीज होगा वो क्या है, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस। तो मैंने यहाँ उल्टा लिख लिया, डिमांड में इंक्रीज हो रहा है कम और सप्लाई में डिक्रीज हो रहा है ज़्यादा। तो ये वाली सिचुएशन है। तो अगर हमने डिमांड में इंक्रीज करना है मगर कम करना है, तो उसकी क्या सिचुएशन रहेगी, डिमांड में इंक्रीज करके बताता हूँ आपको, ठीक है। डिमांड में इंक्रीज आ रहा है, मगर यहाँ पे मैं आपको शिफ्टिंग करके दिखा देता हूँ। डिमांड में इंक्रीज आ रहा है मगर कम आ रहा है, ठीक है। तो डिमांड में जो गैप मैंने बनाया है वो काफ़ी कम बनाया है। यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ, और यहाँ पे आ गया D1, ये था D1, ठीक है। अब सप्लाई में मुझे डिक्रीज दिखाना है, मगर डिक्रीज इन सप्लाई क्या है, ज़्यादा है। तो सप्लाई जब भी डिक्रीज होती है, आपको पता है डिमांड इंक्रीज हुआ राइटवर्ड शिफ्ट, सप्लाई डिक्रीज होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है। तो सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट पे मुझे करना है। तो अगर मैं सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करूं और सप्लाई का चेंज मुझे ज़्यादा दिखाना है, तो इसमें गैप क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं सप्लाई का बना रहा हूँ तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, कलर चेंज करता हूँ सबसे पहले, S1। तो नई सप्लाई और नई डिमांड, ये दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट होती हैं E पॉइंट पे, E1 पे, क्योंकि E पहले दे चुके हैं। तो नया इक्विलिब्रियम प्राइस कितना आएगा, आप इसको स्ट्रेट लाइन से मिला देना, ये आ जाएगा P1,
और नई क्वांटिटी कितनी आएगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इसको स्ट्रेट या डॉटेड लाइन से मिलाएंगे Q1। तो जब भी डिमांड में इंक्रीज आता है मगर कम और सप्लाई में डिक्रीज आता है ज़्यादा, तो उस केस में इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी गिर जाती है। आई होप ये वीडियो आपको लंबी होगी मगर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई में इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आता है, और सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको कहीं भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम के अंडर इक्विलिब्रियम में चेंजेस किस तरीके से आते हैं व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई। तो जब भी डिमांड में डिक्रीज आता है और सप्लाई में इंक्रीज आता है तो इक्विलिब्रियम में क्या फर्क पड़ेगा, इसकी 3 सिचुएशन डिस्कस करेंगे। पहली सिचुएशन, जब डिमांड में डिक्रीज आना और सप्लाई में इंक्रीज आना प्रोपोर्शनेटली सेम रहे। और दूसरी सिचुएशन, जब डिमांड में डिक्रीज ज़्यादा है और सप्लाई में इंक्रीज कम। और तीसरी सिचुएशन, जब डिमांड डिक्रीज कम हो और सप्लाई में इंक्रीज ज़्यादा हो। तो ये तीनों सिचुएशन में सबसे पहली सिचुएशन है व्हेन डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। तो ये सिचुएशन है जब भी डिमांड में जो डिक्रीज आ रहा है इट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। तो जितना डिमांड में डिक्रीज आ रहा है उतना ही सप्लाई में इंक्रीज आ रहा है। तो क्या होगा, तो चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगा डिमांड कर्व। ठीक है, मैं जैसे से कर्व बनाता रहूँगा उसको साथ के साथ नेम देता रहूँगा, जैसा कि आपको भी करना चाहिए। ठीक है, और फिर मैं सप्लाई कर्व बना रहा हूँ। सप्लाई कर्व को भी साथ के साथ नाम दे दिया SS। तो नई डिमांड और नई सप्लाई कर्व आपस में कहाँ इंटरसेक्ट हुई, ई पॉइंट पे। ये ई पॉइंट क्या है, इनिशियल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये जो ई पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है इसको हमने डॉटेड लाइन से जोड़ दिया वाई एक्सिस से, तो इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया। अगर डॉटेड लाइन से एक्स एक्सिस से जोड़ते हैं तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई जो कि इनिशियल लेवल पे है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम डिमांड में डिक्रीज करेंगे। तो जब भी डिमांड डिक्रीज होती है तो क्या होता है, जब भी डिमांड डिक्रीज होती है तो डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है। ठीक है, तो मैं डिमांड को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देता हूँ। डिमांड में लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई है, इसको थोड़ी सी छोटी कर देते हैं डिमांड को। तो नई डिमांड ये आ गई है, तो मैंने यहाँ पे इसका नाम दे देना है नई डिमांड कर्व का D1। तो जब भी डिमांड डिक्रीज होती है आपको पता है ना लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है। अब सप्लाई क्या करनी है, इंक्रीज। तो सप्लाई को इंक्रीज करके दिखा देते हैं। तो सप्लाई में जब भी इंक्रीज होता है तो सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट होती है। ठीक है, तो सप्लाई में इंक्रीज करके दिखा देते हैं। तो जब भी नई डिमांड और नई सप्लाई सेम लेवल से इंक्रीज डिक्रीज होगी तो आपने क्या करना है, दोनों में गैप सेम रखना है। ठीक है, तो अगर मैं नई सप्लाई कर्व को नाम दे रहा हूं तो ये आ गया SS। तो नई सप्लाई और नई डिमांड जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वो ये वाला पॉइंट है, और नया पॉइंट इक्विलिब्रियम का आ गया E1। तो नया प्राइस आ गया P1, OP1 मतलब। ठीक है, और क्वांटिटी उतनी की उतनी है। तो ये बात तो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब भी डिमांड या सप्लाई में प्रोपोर्शनेट सेम चेंज आता है तो प्राइस या क्वांटिटी में से एक चीज़ सेम रहती है। ठीक है, ये थोड़ा मुझे टेढ़ा सा लग रहा है क्योंकि मेरे पास यहाँ स्केल नहीं है, आपके पास तो स्केल है तो आप सीधी भी लाइनें बना सकते हो। ठीक है, यहाँ मुझे थोड़ा अंदाजे से बनाना पड़ रहा है। नेक्स्ट सिचुएशन आ जाती है डिक्रीज इन डिमांड। जब डिमांड में क्या आता है, डिक्रीज इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। मतलब डिमांड डिक्रीज हो रही है मगर डिमांड में जो डिक्रीज हो रहा है वो ज्यादा है, और जो सप्लाई में इंक्रीज हो रहा है वो क्या है, कम। ठीक है, ये बात याद रखना। इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ डिमांड कर्व, इसको साथ की साथ ही नाम दे देता हूँ DD इज द डिमांड कर्व। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ सप्लाई कर्व, इसको भी साथ की साथ ही नाम दे देता हूँ SS। तो ये हो गया डिमांड एंड सप्लाई कर्व, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करती हैं वो इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन से बना दिया इक्विलिब्रियम प्राइस, और एक्स एक्सिस पे ज्वाइन करवाऊंगा तो ये हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, अब मुझे बनाना है डिमांड में डिक्रीज आ रही है मगर ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो मैं डिमांड को जो डिक्रीज कर रहा हूँ वो ज़्यादा करूँगा। ठीक है, तो जब डिमांड को डिक्रीज करूँगा तो मैं इसको ऐसे शिफ्ट कर दूंगा नीचे की तरफ। ठीक है, और इसमें गैप दिखा दूंगा ज़्यादा। तो डिमांड में डिक्रीज हो रहा है मगर क्या हो रहा है, ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने इसको नीचे शिफ्ट कर दिया है, मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया है। कई लोग इसको डाउनवर्ड शिफ्ट भी कह देते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। तो D1 तो बेसिकली तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट ही हुआ ना। अब सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज, मगर सप्लाई में जो इंक्रीज हो रहा है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं सप्लाई का इंक्रीज आपको दिखा देता हूँ। तो जब मैंने सप्लाई को इंक्रीज किया
तो मैंने सप्लाई को इंक्रीज तो किया है, मगर जो गैप है ना सप्लाई में वो कम है, ठीक है। वही तो सिचुएशन है ना, सप्लाई कम इंक्रीज हो रही है और डिमांड ज़्यादा डिक्रीज हो रही है। तो सप्लाई जब इंक्रीज होती है तो वो राइटवर्ड शिफ्ट में होती है। अब देखो यहाँ से नई सप्लाई, यहाँ से नई डिमांड कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे। तो ये क्या है, नया इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे जोड़ूं तो मेरे पास नया प्राइस आ जाएगा, और यहाँ से अगर नीचे की तरफ जोड़ूं तो ये मेरे पास आ जाएगी नई क्वांटिटी। तो जब भी डिमांड ज़्यादा डिक्रीज होती है और सप्लाई साइमल्टेनियसली कम इंक्रीज होती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस हमेशा गिरता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी पहले से गिर जाती है। तो थर्ड सिचुएशन आ गई है आपकी, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन, सॉरी, डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो डिमांड में जो डिक्रीज आ रहा है वो कम आ रहा है और सप्लाई में जो इंक्रीज आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ डिमांड कर्व, नाम दे देता हूँ साथ के साथ इसको नाम दे देते हैं, डी डी क्या है, डिमांड कर्व। फिर बनाता हूँ सप्लाई कर्व, तो ये भी मैंने साथ के साथ ही नाम दे दिया, एस एस इज़ द सप्लाई कर्व, ई इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं। तो जब मैं इसको मिलाता हूँ तो ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस, और जब मैं इसको एक्स एक्सिस के साथ मिलाता हूँ तो ये हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब मुझे क्या करना है, डिमांड में डिक्रीज करना है मगर कम करना है। तो मैं क्या करता हूँ, डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करूँगा मगर कम, ठीक है। तो मैं डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करूँगा मगर जो कम रखूँगा, ठीक है, जो गैप है वो कम रखूँगा। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ D1। तो मैंने डिमांड में डिक्रीज किया है मगर कम किया है, और सप्लाई में मुझे इंक्रीज करना है मगर ज़्यादा इंक्रीज करना है, ठीक है। तो मैं सप्लाई में इंक्रीज करके उसमें गैप ज़्यादा रखूँगा, ठीक है। तो सप्लाई में अगर मैं गैप ज़्यादा रखता हूँ तो ये वाली सिचुएशन आ गई, ठीक है। तो अब मैं इसको नाम दे देता हूँ, मान लो S1। तो देखो नई सप्लाई कर्व और नई डिमांड कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वो ये वाला पॉइंट है। तो नया पॉइंट इक्विलिब्रियम क्या हो गया, E1। समझ की बात। और ये आपको पता होना चाहिए, सप्लाई में मैंने ज़्यादा गैप दिखाया क्योंकि सिचुएशन में ये दिखाना है कि सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो इसके सामने अगर देखें तो जो नई क्वांटिटी है वो Q1 आ जाती है, जो पहले से ज़्यादा है, मतलब बढ़ चुकी है, और जो नया प्राइस है वो पहले से कम आ रहा है। समझ की बात। तो इस सिचुएशन में जो है प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस गिर जाता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाती है। सारे के सारे लिंक आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह से गो थ्रू कीजिए और वहां से क्लिक करके जो वीडियो आपको पसंद है वो देखिए, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कि इक्विलिब्रियम में चेंजेस किस तरीके से आएंगे इफ़ देयर इज डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई। अगर डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है और सप्लाई भी डिक्रीज हो जाती है तो इक्विलिब्रियम में कैसे चेंजेस आते हैं। इसमें 3 सिचुएशन है, जब डिमांड डिक्रीज और सप्लाई डिक्रीज प्रोपोर्शनेटली सेम हो, जब डिमांड में डिक्रीज हो जाए ज़्यादा और सप्लाई में डिक्रीज हो कम, जब डिमांड में डिक्रीज हो कम और सप्लाई में डिक्रीज हो ज़्यादा। तो इसको मैंने 3 सिचुएशंस अलग अलग तरीके से डिस्कस की हैं। पहली सिचुएशन, डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जितना डिमांड में डिक्रीज आ रहा है उतना ही सप्लाई में डिक्रीज आ रहा है। अगर डिमांड 10% गिर रही है तो सप्लाई भी मान लो कि 10% ही गिर रही है। तो मैं इसको डायग्राम में बनाता हूँ। ये मैंने बनाई डिमांड कर्व, इसको मैं दे देता हूँ नाम DD, ठीक है। फिर मैं बनाता हूँ सप्लाई कर्व, कलर चेंज कर लेता हूँ और इसको साथ ही नाम दे देता हूँ SS। जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट होती हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। और इसको मैं डॉटेड लाइन से y एक्सिस पे मिलाता हूँ तो इक्विलिब्रियम प्राइस बन जाता है। अगर x एक्सिस पे मिलाता हूँ तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बन जाती है। अब मुझे क्या दिखाना है, डिमांड और सप्लाई दोनों के दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। डिमांड भी डिक्रीज हो रहा है, सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है और प्रोपोर्शनेटली सेम हो रही है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिमांड में लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ डिमांड को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देता हूँ, तो इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिमांड का नाम दे दिया अब चेंज करके D1। आपको पता है जब भी डिमांड कर्व डिक्रीज़ होती है तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट ही होती है। अब मुझे सप्लाई में भी डिक्रीज़ करना है तो सप्लाई भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट ही होगी। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों में सेम चेंज करना है मुझे, तो मैं दोनों में सेम चेंज करता हूँ। और जब दोनों में सेम चेंज करूँगा मैं तो जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपके सामने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। पहले सप्लाई कर्व भी मैंने डिक्रीज़ की, तो मैंने जो सप्लाई में भी डिक्रीज़ की वो भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई, डिमांड भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई। तो नई सप्लाई और नई डिमांड जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं
वो ये पॉइंट है, नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट, ठीक है। तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट के सामने देखा जाए तो प्राइस तो सेम रहा, तो डिमांड क्या होगी, मतलब क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी, गिर गई। तो ये मैंने आपको पहले ही समझाया है कि जब भी डिमांड में इंक्रीज डिक्रीज जो भी चेंज आए और सप्लाई में उससे उल्टा चेंज आए या उसकी मतलब प्रोपोर्शनेट चेंज आना चाहिए, चाहे डिमांड इंक्रीज हो डिक्रीज हो या सप्लाई इंक्रीज हो डिक्रीज हो, अगर मतलब चारों सिचुएशंस में अगर सेम रेट रहता है तो या तो प्राइस सेम आएगी या क्वांटिटी सेम आएगी, तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन इसी टॉपिक के अंदर कि डिक्रीज इन डिमांड इज मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई। तो इसके अंदर क्या मैंने किया है, डिमांड में ज़्यादा डिक्रीज दिखाई है, सप्लाई में कम डिक्रीज दिखाई है। तो इस केस में इक्विलिब्रियम में क्या चेंजेस आएंगे वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं डिमांड कर्व, ठीक है, और इसको नाम देते हैं साथ ही डी डी। डी डी इज़ द डिमांड कर्व, ठीक है। ये डी अजीब सा लिखा हुआ है, थोड़ा स्टाइलिश सा लिख देता हूँ। फिर आ जाती है सप्लाई कर्व, तो मैं यहाँ बना देता हूँ सप्लाई कर्व, ठीक है, इसको भी नाम दे देता हूँ एस एस, ई इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। फिर मैं क्या करूँगा, इक्विलिब्रियम को अच्छे से लिख देता हूँ। ये डॉटेड लाइन मैंने मिलाई तो ये आ गया इक्विलिब्रियम प्राइस, और यहाँ से डॉटेड लाइन मिलाई तो ये आ गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने क्या करना है, डिमांड में डिक्रीज करना है, मगर जो डिक्रीज आएगा ना वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना इसको, डिमांड में जब भी डिक्रीज आता है तो डिमांड क्या होती है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो डिमांड में हमने क्या करना है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करनी है। तो डिमांड को हमने कर दिया लेफ्टवर्ड शिफ्ट, D1, ठीक है। तो ये हो गया लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो डिमांड में डिक्रीज क्या दिखानी है, ज़्यादा, और सप्लाई में डिक्रीज दिखानी है मगर कम। तो मैं क्या करता हूँ, सप्लाई में भी डिक्रीज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सप्लाई का भी बना दिया, मगर सप्लाई में जो गैप मुझे रखना है ना वो कम रखना है, ठीक है। तो सप्लाई में जो गैप मैं रख रहा हूँ वो कम रख रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि सप्लाई में जो डिक्रीज आ रहा है वो कम आ रहा है। तो यहाँ मैंने नई सप्लाई को नाम दे दिया एस एस, सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है। अब देखो ये नई सप्लाई और नई डिमांड कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, नई सप्लाई नई डिमांड इस पॉइंट पे। तो ये नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ गया जिसके सामने इक्विलिब्रियम प्राइस पहले से गिर गया है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी पहले से गिर गई है। तो आपको रटा मारने की ज़रूरत नहीं है कि डिमांड में इंक्रीज ज़्यादा आता है कम आता है तो ये हो जाता है वो हो जाता है। आपको टेक्निक आनी चाहिए डायग्राम बनाने की, लेफ्ट राइट इंक्रीज डिक्रीज का पता होना चाहिए, ये अपने आप ही सही हो जाएगी, ठीक है। तो तीसरी सिचुएशन, मैं यहाँ ये डिलीट कर देता हूँ गोले से, ये अजीब से लगते हैं। तीसरी सिचुएशन आ जाती है व्हेन डिक्रीज इन डिमांड इज लेस एंड डिक्रीज इन सप्लाई इज मोर। तो डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई, तो इस केस में डिक्रीज इन डिमांड कम है, सप्लाई में डिक्रीज जो है ज़्यादा है। तो इस केस में इक्विलिब्रियम में क्या चेंजेस आएंगे वो हम करके बताते हैं। तो सबसे पहले डिमांड कर्व बना ली मैंने, साथ ही नाम दे देता हूँ डी डी इज़ द डिमांड कर्व। अब हम बनाते हैं बोल बोल के गला बैठ जाता है। तो एस एस इज़ द सप्लाई कर्व, ठीक है। और नई डिमांड और नई सप्लाई कर्व ई पॉइंट पे कट होते हैं जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो इसको डॉटेड लाइन से मिला लेते हैं, ये होगी इक्विलिब्रियम प्राइस, और इसको डॉटेड लाइन से मिलाते हैं तो ये होगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब हम क्या करेंगे, डिमांड में डिक्रीज दिखाएंगे मगर कम। तो मैंने डिमांड को डिक्रीज दिखाने के लिए मैंने डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देनी है, मगर डिमांड में जो डिक्रीज आएगा वो कम आएगा, ठीक है। तो डिमांड में डिक्रीज जो है वो कम कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ नई डिमांड कर्व को D1, मगर सप्लाई में जो डिक्रीज आएगा वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो मैं जो सप्लाई में डिक्रीज दिखाऊंगा वो ज़्यादा दिखाऊंगा। तो मैं जो सप्लाई में दिखा रहा हूँ गैप वो ज़्यादा है, ठीक है। तो नई सप्लाई कब होगी, ये वाली। तो इसको नाम दे देते हैं S1। तो आपने देखा डिमांड में जो डिक्रीज आया वो कम है, सप्लाई में जो डिक्रीज आया वो ज़्यादा है। अब नई सप्लाई और नई डिमांड आपस में कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो आपको पॉइंट साथ के साथ देने, नहीं तो आप ये सोचोगे बाद में इक्विलिब्रियम दे देंगे तो भाई बाद में बहुत गलती हो जाएगी, ठीक है। क्यों गलती होगी वो अभी बताता हूँ। तो ये नया प्राइस हो गया और ये नई क्वांटिटी होगी। तो इस सिचुएशन में जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो प्राइस इक्विलिब्रियम बढ़ जाएंगे और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी गिर जाएगी। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि साथ के साथ आपको ये नाम देने, क्योंकि ये दोनों पॉइंट तो हमने बना लिए। अगर कई बच्चे लास्ट में देना चाहते हैं तो ये वाला और ये वाला पॉइंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता चारों में से कौन सा पॉइंट देना है और कौन सा पॉइंट नहीं देना, और एंड में क्या करते हैं, गलती करा के बैठ जाते हैं और सारे के सारे नंबर कटवा के बैठ जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है प्राइस सीलिंग एंड राशनिंग। इसको मैक्सिमम प्राइस
लेजिस्लेशन भी कहा जाता है, इसको सीलिंग प्राइस भी कहा जाता है, और इसको इस तरीके से भी कहा जाता है कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से किस तरीके से प्राइस सीलिंग लगाई जाती है या सीलिंग प्राइस लगाई जाती है। चैप्टर का नाम है मार्केट मैकेनिज्म, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैनी अ टाइम द गवर्नमेंट fixes the maximum prices या प्राइस इन ऑर्डर टू फ्रीज द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। काफी टाइम में हमें ये देखा जाता है, काफी सिचुएशंस में ये देखा जाता है कि सरकार फिक्स कर देती है कि इस पर्टिकुलर चीज का इस प्राइस से ज्यादा नहीं जा सकता। एक पर्टिकुलर प्राइस फिक्स कर देती है कि इससे ज्यादा प्राइस नहीं जा सकता। ठीक है, दिस मैक्सिमम परमिजिबल प्राइस इज नोन एज प्राइस सीलिंग या सीलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम परमिजिबल प्राइस सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है, इसको प्राइस सीलिंग या सीलिंग प्राइस कहा जाता है। Price ceiling is the maximum legal price which the suppliers or sellers can charge for a particular good or service। ये एक मैक्सिमम प्राइस है जो कि जो प्रोड्यूसर है या सेलर है वो चार्ज कर सकता है, जो कि गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है। प्राइस सीलिंग मेक्स इट illegal for the sellers to charge more than the stipulated price। तो जो सरकार ने फिक्स कर दिया उससे ज्यादा चार्ज किया तो वो इलीगल होगा। Such price legislations have been passed in many countries in order to make certain essential goods available at affordable prices। तो ऐसे जो हैं प्राइस सीलिंग्स कई कंट्रीज में जो हैं टाइम टू टाइम लॉन्च कर दिए जाते हैं ताकि जो नेसेसिटीज हैं उनसे लोगों को दूर ना रखा जा सके। मार्केट में अचानक ऐसी सिचुएशन आ जाए जिससे प्राइसेस डबल ट्रिपल हो जाएं। समझ की बात। मच बिलो द मार्केट डिटरमिन्ड प्राइसेस, इक्विलिब्रियम प्राइस जो होता है सीलिंग प्राइस उससे नीचे होता है, इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंचने देते। कैसे, मैं डायग्राम की मदद से आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब जैसे हमारे यहाँ टमाटर 200-300 रुपए चला गया था, ठीक है, अगर सरकार ने प्राइस सीलिंग लगाई होती कि भाई 80 रुपए से ऊपर नहीं जा सकता, तो वो तो इक्विलिब्रियम प्राइस तो 300 रुपए था, मगर उस तक जा ही ना पाता, सरकार ने पहले ही प्राइस सीलिंग लगा देनी थी, मगर ऐसा हुआ ही नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ प्योरली इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये लिखा गया कि जो लो इनकम ग्रुप्स वाले पीपल हैं उनको सोसाइटी में मिनिमम नीड सेटिस्फाई कर पाए, उनको सोसाइटी में जो मिनिमम ज़रूरतें वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाए, इसलिए सरकार ने जो है प्राइस सीलिंग लगाया होता है। ठीक है, फॉर इंस्टांस मैक्सिमम प्राइस लिमिट इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन सेवरल फूड आइटम्स इन अ सिचुएशन ऑफ फूड शॉर्टेज so as to protect the interest of the consumers, particularly the poor consumers। तो सरकार ऐसा इसलिए करती है कि कंज्यूमर्स के जो इंटरेस्ट है उनको देखे, पर्टिकुलरली पुअर कंज्यूमर्स के, क्योंकि अमीर तो डबल ट्रिपल रेट पे भी खरीद सकते हैं। इन इंडिया प्राइस सीलिंग इज जनरली imposed on certain essential products like wheat, rice, kerosene, ऑयल, शुगर एटसेट्रा, इन पे प्राइस सीलिंग लगती है। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ द प्राइस सीलिंग्स पॉलिसी क्या होती हैं, नंबर वाइज करते हैं। तो सबसे पहले इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा वो हम देखेंगे। पहले मैं आपको हल्का सा डायग्राम ब्रीफ कर देता हूँ। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे प्राइस है। DD is the demand curve, SS is the supply curve, OP0 is the equilibrium price and OQ0 is the equilibrium quantity। ठीक है, अब आपको पता ही है इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे जो भी प्राइस आता है उसमें क्या हो जाती है, एक्सेस डिमांड, क्योंकि इस प्राइस पे जो सप्लाई है वो कम है, OQ1, एंड जो डिमांड है वो OQ2 है। ठीक है, तो इसको भी एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, नंबर वाइज एक्सप्लेन करते हैं। अब if the price ceiling is set above the equilibrium price at OP1 in the given figure, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि सीलिंग प्राइस हमेशा इक्विलिब्रियम के ऊपर होती है। मान लो ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, मान लो कि हम सीलिंग प्राइस सेट करते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस के भी ऊपर, OP1 पे, इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी। इससे इससे प्राइस और क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका लॉजिक है। ठीक है, क्या लॉजिक है, people will continue to buy and sell OQ0 quantity of the commodity at the existing price OP। अगर सरकार ने ये प्राइस तय कर दिया कि भाई इससे ज्यादा प्राइस नहीं जाएगा, मगर असल में मार्केट में तो इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस है जिसमें सरकार बिना दखल अंदाजी के जहां डिमांड सप्लाई कट होगी, तो वो प्राइस तो ऑलरेडी नीचे है, तो लोग इसी प्राइस पे खरीदेंगे बेचेंगे और इतनी क्वांटिटी रहेगी, सरकार को हाई प्राइस फिक्स करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। समझ गए बात। एट अ हायर प्राइस OP1 देयर विल एमर्ज एक्सेस सप्लाई। ठीक है, अगर प्राइस ये सेट कर देते हैं तो इस प्राइस पे मान लो डिमांड गिर जाती है। ठीक है, डिमांड कितनी होगी, P1G, और सप्लाई कितनी होगी, P1H, तो इस प्राइस पे इतनी एक्सेस सप्लाई आ जाती है। ठीक है, विच विल पुल डाउन द प्राइस एंड क्वांटिटी टू द इक्विलिब्रियम लेवल E।
तो जब एक्सेस सप्लाई हो जाएगी मार्केट में, कुछ ज्यादा ही माल आ जाएगा, तो इस माल आने की वजह से प्राइजेस फिर से गिर जाएंगे और फिर से इक्विलिब्रियम प्राइस रिटेन हो जाएगा। समझ गए बात? तो फिर ऊपर प्राइस सेट करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो है ये OP0 फिर से मेंटेन हो जाएगा। मैं इसको बैक कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ OP0 एज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OQ0 एज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो फिर से ये प्राइस आ जाएगा, फिर से ये लेवल आ जाएगा और जो प्राइस क्वांटिटी है वो पुराने ही मेंटेन हो जाएंगे। अब फायदा क्या हुआ फिर ऊपर वाले प्राइस का रखने का? कोई फायदा नहीं हुआ। टू बी मीनिंगफुल द प्राइस सीलिंग मस्ट बी बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। अगर मीनिंगफुल सिचुएशन क्रिएट करनी है, असरदार कुछ करना है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस तो ऑलरेडी हाई है। मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल 300 रुपए के टमाटर मिल रहे हैं, तो सरकार को चाहिए था ना कि भाई नीचे फिक्स कर दे। सरकार कहीं मतलब 200 ही, 200 भी ज्यादा हो गया, खैर मुझे गालियां मत निकालना, तो समझ लो 80 रुपीज पे सेट कर दे सरकार। तो सीलिंग प्राइस हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे आता है। ये चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो इफ द गवर्नमेंट फिक्सेस अ प्राइस विच इज लेस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, दैट इज OP2। मान लो सरकार ने ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस था इससे कम प्राइस जो है फिक्स कर दिया, सीलिंग प्राइस OP2। अब यहाँ पे मीनिंगफुल रिजल्ट्स आएंगे। द इक्विलिब्रियम प्राइस OP0 वुड नो लॉन्गर बी लीगली ऑब्टेनेबल। तो OP0 प्राइस जो है, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, वो आप लीगली ऑब्टेन नहीं कर सकते क्योंकि उस पे माल बेचना इलीगल है। समझ की बात? दिस विल रिजल्ट इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी। इसकी वजह से क्या होगा? इस प्राइस सेट करने की वजह से, प्राइस की गिराने की वजह से एक्सेस डिमांड क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि इस प्राइस पे सप्लाई क्या है? P2K, ठीक है। और क्योंकि यहाँ सप्लाई कब टच हो रही है इसलिए सप्लाई इतनी, और डिमांड कितनी है? P2L, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सेस डिमांड हो जाएगी KL वाली, ठीक है, कि भाई सप्लाई इतनी है, भाई डिमांड ज्यादा है, तो देयर इज एक्सेस डिमांड। उससे कैसे निपटेंगे वो भी बताऊंगा, ठीक है। The given diagram shows that OP2 at OP2 price, the quantity demanded is OQ2, while the quantity supplied is only OQ1. Since the quantity demanded exceeds the quantity supplied, a shortage of the commodity will develop in the market. Market में क्या होगा? चीज की कमी हो जाएगी। Shortage is equal to यही वाला KL, ठीक है ना। ये कह सकते हो ना, ये इतनी शॉर्टेज होगी जितनी एक्सेस डिमांड है, या फिर आप कह लो दिस सप्लाई माइनस दिस डिमांड, तो ये वाली शॉर्टेज होगी Q1 Q2। बात तो एक ही है ना, तो वही चीज लिखी हुई है। दस इफ the maximum price is set below the equilibrium price, the quantity demanded will exceed the quantity supplied and therefore there will develop a shortage of commodity. इसकी वजह से commodity की shortage हो जाएगी क्योंकि डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है। The quantity actually bought and sold at OP2 price will be OQ1. तो जो असल में खरीदी जाएगी, बेची जाएगी चीज, वो होगी OQ1, क्योंकि सप्लाई इतनी है, इससे ज्यादा डिमांड कहां से करोगे? है ही इतना सामान। समझ की बात? तो ये तो था इसका इम्प्लीकेशन। अब सेकंड आ जाता है एलोकेशन ऑफ अवेलेबल सप्लाई। सेकंड पॉइंट है इसके अंदर, सिंस एट कंट्रोल्ड प्राइस सप्लाई इज लेस देन द डिमांड। इस जो प्राइस हमने गिरा दिया, इस पे जो सप्लाई है वो कम होगी और डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी। इट विल नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई एवरीवन हु wants to buy the commodity at the price fixed by the government. अब इतनी माल तो बन ही नहीं रहा कि जो जो खरीदना चाहता है उन सबको मिल जाए। There arises a problem of allocating the limited supply among the buyers. तो इससे प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि जो बायर्स हैं उनको कैसे कैसे माल देना है। Since price is not allowed to rise so as to allocate the available supply among the buyers, some other methods of allocation will have to be found. मतलब भाई उतनी जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई तो है नहीं, ठीक है ना, प्राइस बढ़ा भी नहीं सकते, तो अब कुछ मेथड्स फॉलो करने पड़ेंगे जिससे कि जो खरीदना चाहता है उसको सामान मिल जाए। सम ऑफ द पॉसिबल मेथड्स आर डिस्कस्ड एज अंडर। नंबर 1, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। जो पहले आया उसको सामान भेज दो, जो लेट आया नहीं है भाई, खत्म हो गया दुकान में, ठीक है। In this system, sellers will sell the limited quantity available with them to the buyers who are first to arrive. जो दुकान पे पहले आया उसको सामान मिल जाएगा। The customers will have to stand in queue and there will be and they will be supplied the commodity till the limited stock lasts.
तो कस्टमर्स को लाइनें लग जाएंगी। आपको पता है जियो सिम के लिए भी लाइनें लगी थी यहाँ पे जब फ्री में मिल रहा था, तो क्योंकि सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है, तो ऐसे ही होता है। तो जो कस्टमर्स हैं कंज्यूमर्स हैं उनको लाइनों में लगना पड़ेगा, जिसको मिल गई, ठीक है ना, जब तक दुकान सामान खत्म हो गया फिर खत्म हो गया। दिस सिस्टम हैज बीन यूज्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शॉर्टेज ऑफ कैरोसिन। कैरोसिन ऑयल की शॉर्टेज होती थी तब ऐसा सिस्टम होता था। मुझे याद है हम छोटे छोटे होते थे, लाइनों में लगना पड़ता था, ठीक है। तो खैर मेरा भी कोई जो है काफी अमीर कबीर फैमिली से इतना ज्यादा रिश्ता नहीं रहा है, तो हम जब छोटे थे तो सर्टेनली वी कुड नॉट अफोर्ड द मतलब एलपीजी सिलेंडर, तो हम केरोसिन यूज करते थे। तो वो सिचुएशन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एंड पेट्रोल एंड अनियंस एटसेट्रा, इसमें ऐसा कई बार देखा गया है, ठीक है। हाउएवर दिस सिस्टम will lead to a long queues as people will rush to those stores which have some stock of the scarce product। तो जिस स्टोर के ऊपर या जिस दुकान के ऊपर वो सामान पड़ा होता था, लोग वहां खुलने से पहले ही लाइनें लगा लेते थे। पीपल हैव टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन स्टैंडिंग इन द क्यूज। टाइम वेस्ट होता था, ये तो पता ही है सबको। दोज who are at the head of the queue will get the products while the customers या consumers at the end of the queue may get nothing। जो लास्ट में क्या पता उनको कुछ ना मिले, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एलोकेशन बाय सेलर्स प्रेफरेंसेस। सेलर के प्रेफरेंसेस से भी तो एलोकेशन हो सकती है। इन दिस मेथड द शॉपकीपर्स विल डिसाइड हु विल गेट द स्केर्स प्रोडक्ट। फॉर इंस्टेंस दे मे सेल द स्केर्स प्रोडक्ट ओनली टू द रेगुलर कस्टमर। वो कहेंगे जो हमारे रेगुलर कस्टमर है उन्हीं को बेचते हैं, सभी को क्यों बेचना, समझ की बात। तीसरा आ जाता है राशनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। द मोस्ट ऑफ्टन अडॉप्टेड, या ऑफ्टन भी कह देते हैं इसको, कई लोग ऑफन भी कह देते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। द मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड, ये भी कह सकते हैं, मेथड इज दैट ऑफ राशनिंग बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट राशनिंग कर देती है। उसके अंदर क्या करती है, राशनिंग इज अ सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहती है कि इस प्राइस पे सिर्फ इतना ही माल मिलेगा, ज्यादा माल नहीं मिलेगा, ठीक है ना, एक गिवन क्वांटिटी फिक्स कर देती है। Under this system, the government issues a ration card or a coupon to each family, which enables it to buy a specified quantity of a product at a specified price। तो सरकार राशन कार्ड या कोई कूपन इशू कर देती है जिसमें एक पर्टिकुलर फैमिली को एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ही मिल पाएगी एक पर्टिकुलर प्राइस पे। फॉर इंस्टेंस इन इंडिया फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन आर इशूड राशन कार्ड्स which enable them to purchase wheat, rice, etc. at a prices fixed by the government। तो जो गरीब लोग हैं इंडिया में उनको राशन कार्ड हैं, वो अपना राशन कार्ड दिखा के जो है सस्ते में अनाज या फिर चावल वगैरह जो जरूरत की चीजें वो ले सकते हैं राशन के डिपो से, जो सरकार के जो हैं फिक्स किए हुए जो फिक्स प्राइस शॉप्स जो सरकार वाली हैं उनसे, ठीक है। थर्ड आ जाता है इमरजेंस ऑफ ब्लैक मार्केटिंग। ऐसा देखा गया है कि जब भी सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड ज्यादा हो जाती है तो ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। प्राइस सीलिंग एंड राशनिंग benefit the poor customer because they will be able to get a specified quantity of a product which is in short supply at a fixed price by the government। गवर्नमेंट ने प्राइस सेट कर दिया कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो गरीब बंदों को तो फायदा हो जाएगा, ठीक है, उनको पर्टिकुलर सामान मिल जाएगा और उनकी जरूरतें पूरी होती रहेंगी। बट एट द सेम टाइम प्राइस सीलिंग इज लाइकली टू गिव राइज टू ब्लैक मार्केटिंग। तो प्राइस सीलिंग से ब्लैक मार्केटिंग भी आ जाती है। ब्लैक मार्केट इज अ मार्केट इन विच गुड्स आर सोल्ड इलीगली एट अ प्राइजेस हायर देन अ लीगली फिक्स प्राइस बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स किया है उससे महंगा मिलेगा, समझ की बात। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो 2 अक्टूबर को जब गांधी जयंती होती है तो सारे के सारे इंडिया में ठेके बंद होते हैं, ठीक है। जो मेरे पंजाबी ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं उनको तो पता है कि ठेके का मतलब क्या होता है, मगर जो पंजाबी नहीं है अगर उनको नहीं पता ठेके क्या होते हैं, ठेके इज अ लिकर और वाइन शॉप। तो इंडिया में वो सारी की सारी पूरे इंडिया में क्लोज होती हैं। तो इसका मतलब ये कि उस दिन नहीं मिलता, भाई मिलता है वो पिछले दरवाजे से मिलता है, समझ की बात। लीगली तो वो दुकानें उस दिन बंद होंगी मगर इलीगली पीछे से डबल डबल रेट पे बेचते हैं वो, समझ की बात। अब मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं एक जनरल टेंडेंसी बता रहा हूँ, ठीक है। इट अकर्स ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ गुड्स एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो सरकार ने प्राइस फिक्स किया है उससे मतलब जो प्राइस फिक्स किया है उस प्राइस पे सप्लाई उसकी कम है और डिमांड ज्यादा है तो महंगे रेट पे बेचेंगे, ठीक है। देयर आर सम कंज्यूमर्स हु आर विलिंग टू पे अ हायर प्राइस टू गेट एक्स्ट्रा क्वांटिटी more than the rationed quantity while the sellers stand to gain if they sell the goods for anything more than the price ceiling जो कि सरकार ने OP2 फिक्स किया है। सॉरी, बाहर डॉग्स भी बोलने लग गए हैं और मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया था। तो इस लाइन में हमने ये एक्सप्लेन किया है कि कुछ कंज्यूमर्स हैं जो राशनड क्वांटिटी हमें फिक्स क्वांटिटी मिलेगी उससे ज़्यादा खरीदने को तैयार है, उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है, और
वो ज्यादा माल खरीदना चाहते हैं और हायर प्राइस देने को भी तैयार है, और अगर हायर प्राइस सेलर को पता लग गया कि ये देना चाहते हैं तो सेलर को भी फायदा है, तो वो ब्लैक मार्केट क्रिएट करेगा। सिंस गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ any transactions above the price ceiling, such transactions occur only in black market where underhand transactions takes place। underhand मतलब कैश में ट्रांजेक्शन होंगी जिसमें पता ना लगाया जा सके कि किसने किसको कितना पैसा दिया, कितना खरीदा। इट इज एन इंटरेस्टिंग commentary on the human nature that whenever price ceiling and rationing have been introduced, there has emerged some sort of black market। तो ये इंसानी फितरत है, इंसान की नेचर है कि जैसे जैसे सरकार लिमिट लगा देगी कि इससे ज्यादा प्राइस नहीं होंगे, तो और ज्यादा जो है ब्लैक मार्केट फैलेगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ, और टॉपिक का नाम है फ्लोर प्राइस, और इसको मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन भी कहा जाता है, कई जगह इसको एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कहा जाता है, और चैप्टर का नाम है मार्केट मैकेनिज्म। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। समटाइम्स द गवर्नमेंट मे लीगली फिक्स द मिनिमम प्राइस एट विच द सेलर्स मे सेल अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस। कभी कभी सरकार एक मिनिमम प्राइस तय कर देती है कि इस प्राइस के नीचे ये सामान नहीं बिकेगा। समझ गए बात? सच प्राइस इज नोन एज फ्लोर प्राइस और द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इसको फ्लोर प्राइस भी कहा जाता है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कहा जाता है। फ्लोर प्राइस बेनिफिट्स द सप्लायर्स ऑफ अ कमोडिटी और सर्विसेज। फ्लोर प्राइस किसके लिए है? ये भाई प्रोड्यूसर्स या सेलर्स के लिए, ताकि प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे ना गिर जाए और उनको नुकसान ना उठाना पड़े। Minimum support price or floor price is fixed to assure to assure the producers that they get a remunerative price for their product। कि उनको कम से कम इतना प्रोडक्ट तो मिले कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए। ये ना वो डिमांड सप्लाई की वजह से प्राइसेस इतने ज्यादा क्रैश कर गए कि उनको अपनी चीजों की कीमत भी नहीं मिल रही। आपने देखा होगा कभी कभी जब आप आउट ऑफ स्टेशन अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं या किसी बस में भी जा रहे हैं, कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं, तो किसानों ने या फार्मर्स ने अपना सामान जो बनाया होता है, टमाटर या कुछ भी, प्याज या आलू, वो खेतों के साइड पे ही फेंक देते हैं। वो इसलिए फेंक देते हैं क्योंकि जितने में वो मार्केट में जाके बिकेगा, जितने भी वो मार्केट में जाके बिकेगा, उतने का मार्केट तक उनको ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन भी पूरा नहीं होगा। जितना वो डीजल डलवाएंगे अपने ट्रैक्टर वगैरह में और माल को मंडी तक पहुंचाएंगे, उतने का सामान बिकेगा नहीं। वो कहते हैं फिर बेचना ही क्यों, साइड में फेंक देते हैं। समझ की बात? तो उस वजह से कि भाई वो जो सप्लायर है, सेलर है, फार्मर है, उसको लॉस ना हो, सरकार एक प्राइस तय कर देती है। द फ्लोर प्राइस विल मोटिवेट द प्रोड्यूसर्स टू produce more by ensuring that they will get minimum reasonable price of their product। कि सरकार उनको प्राइस डिक्लेयर कर देती है कि इतना तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, और अगर मार्केट में इससे लो भी चला जाता है तो इस प्राइस पे तुम मुझे बेच दो। ठीक है, वो मैं कंक्लूजन में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अभी तो मैं डायग्राम समझा के आपको बाद में कंक्लूजन में बताऊंगा कि ये असल में क्या होता है। ठीक है, इंडिया में फॉर इंस्टेंस, in India, the government fixes the minimum prices of agriculture products like wheat and rice, etc., etc. ये मिनिमम प्राइस तय किए जाते हैं। अब मैं आपको हल्का सा डायग्राम समझा देता हूँ। एक्स एक्सेस पे जो है हमारी क्वांटिटी गिवन है, वाई एक्सेस पे प्राइसेस गिवन है। ठीक है, ये जो डी डी डिमांड कर्व है और एस एस क्या है, सप्लाई कर्व। दोनों की दोनों कर्व्स जो इंटरसेक्ट होती हैं ई पॉइंट पे, तो हम कह देंगे OP0 इक्विलिब्रियम प्राइस है एंड OQ0 इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। ठीक है, अब ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में कि ऊपर वाली साइड अगर प्राइस फिक्स होता है तो इसे एक्सेस सप्लाई कहते हैं। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम से नीचे प्राइस चला जाता है तो उसे एक्सेस डिमांड कहते हैं। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ठीक है, पिछली वीडियोस में। तो अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? द गिवन फिगर शोज दैट E is the equilibrium point corresponding to the intersection of DD डिमांड कर्व एंड SS सप्लाई कर्व। तो E इक्विलिब्रियम का पॉइंट है क्योंकि इस पॉइंट पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। हेंस OP0 या OP0 कुछ भी बोल सकते हो, इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OQ0 इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। ठीक है, तो साथ के साथ रब करता रहता हूँ क्योंकि नई चीज समझाऊंगा तो फिर अगर पहले से ही काफी ज्यादा शेडेड होगा तो आपको समझ नहीं आएगा। इफ द गवर्नमेंट फिक्सेस द मिनिमम प्राइस एट OP1, अब मैं उल्टा चल रहा हूं। मान लो सरकार ने ये जो है फ्लोर प्राइस तय कर दी इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी वजह से ये जो फ्लोर प्राइस है ये इक्विलिब्रियम के ऊपर तय की जाती है। अब नीचे क्यों फर्क नहीं पड़ेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, which is lower than the equilibrium price OP0, it will have no effect in the market on the market। मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा?
at the lower price there will emerge excess demand which is equal to GH. जब भी प्राइस कम करेंगे तो जो सप्लाई है वो है P1G और जो डिमांड है वो है P1H, तो GH डिमांड फालतू नहीं होगी. दिस विल पुश द प्राइस बैक टू इक्विलिब्रियम प्राइस OP0. तो जब भी एक्सेस डिमांड होती है तो प्राइसेस पे असर पड़ता है, तो प्राइसेस फिर से OP0 पे चले जाएंगे. इस वजह से ये जो फ्लोर प्राइस है ये इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे नहीं होता. समझ की बात? तो फिर से वही बता रहा हूं, विच विल पुश द प्राइस बैक टू द इक्विलिब्रियम प्राइस OP0 which is higher than the equilibrium price. Sorry. In fact, there is no need for fixing such a floor price. तो floor price equilibrium price के नीचे रखने की कोई जरूरत नहीं होती. To be meaningful, the floor price must be above the equilibrium price. Price लिखना था यहाँ पे, रुको 2 मिनट. तो मीनिंगफुल सिचुएशन क्रिएट करने के लिए जो फ्लोर प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस के हमेशा अबव रहता है, ऊपर रहता है. सपोज द गवर्नमेंट फिक्सेस द फ्लोर प्राइस एट OP2. ठीक है, सरकार ने फिक्स कर दिया OP2. इस प्राइस पे क्या होगा, जो डिमांड है वो इतनी रह जाएगी OQ1 और इसी प्राइस पे सप्लाई जो है फालतू हो जाएगी OQ2. तो क्या क्रिएट हो जाएगा, एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो जाएगी. तो मैं फिर से पढ़ता हूं. सपोज द गवर्नमेंट फिक्सेस द फ्लोर प्राइस एट OP2 which is higher than the equilibrium price OP0. At this price, the suppliers are willing to sell OQ2 quantity of a commodity while the quantity demanded is only OQ1. Sorry. ठीक है. Thus, a surplus or excess supply which is equal to Q1, Q2 और KL emerges. तो वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि अगर प्राइस ऊपर रहते हैं तो ये जो KL है, ये जो मैं शेड कर रहा हूं, मैं फिर से शेड कर लेता हूं कि अगर प्राइस ऊपर वाला तय करते हैं तो ये जो KL है ये एक्सेस सप्लाई हो जाएगी. ठीक है, अब इसके इफेक्ट्स क्या पड़ेंगे वो डिस्कस करते हैं. द मेन इफेक्ट्स ऑफ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस या मिनिमम प्राइस और फ्लोर प्राइस आर एज फॉलोज. नंबर 1, द फिक्सिंग ऑफ अ मिनिमम प्राइस कॉजेज अ सरप्लस ऑफ कमोडिटी. जब भी सरकार मिनिमम प्राइस या फ्लोर प्राइस तय करती है वो भी इक्विलिब्रियम के ऊपर, तो मार्केट में सरप्लस कमोडिटी आ जाती है बिकने के लिए. समझ के बात? While the producers get a higher price OP2 than the equilibrium price, the actual quantity bought and sold will fall to OQ2 which is lower than the equilibrium quantity OQ0. अब जब इतना प्राइस हो जाएगा तो पहले इक्विलिब्रियम पे कितना माल बिक रहा था, OQ0. अब कितना माल बिक रहा है, OQ1. ठीक है ना, क्योंकि डिमांड ही इतनी हो रही है तो सप्लाई तो फालतू हो रही है. तो ये इसकी इम्प्लीकेशन तो है ही है. सम प्रोड्यूसर्स मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रोडक्ट एट द लीगली फिक्स्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस. तो कुछ जो सेलर्स हैं उनको अपना माल बेचना मुश्किल हो जाएगा. इन डेस्परेट एफर्ट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑफ अनसोल्ड stock of the product, they may float the laws and sell the goods at prices below the minimum price set by the government. वो अपना माल बेचने के लिए, अपने माल से छुटकारा पाने के लिए जो सरकार ने प्राइस तय किया है उससे भी नीचे बेचना शुरू कर देंगे. वो कहेंगे भाड़ में गई सरकार, हमें तो अपना माल बेचना है, पड़े पड़े खराब हो जाएगा. तो वो सस्ते में भी बेचना शुरू कर देंगे. In order to maintain the minimum support price या minimum price, government generally purchases the surplus stock of the product which remains unsold at the minimum support price. यही बात जो मैं आपको एंड में बताना चाहता था कि जो भी सरकार ने प्राइस तय किया है उस प्राइस पे जितनी एक्सेस सप्लाई आ रही है, एक्सेस सप्लाई कितनी आ रही थी, KL, ये पूरा का पूरा माल कौन खरीद लेगा, ये पूरा का पूरा माल गवर्नमेंट खरीद लेगी ताकि मार्केट में सप्लाई बचे ही ना. फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट इन इंडिया हैज pursued such a minimum support price in the case of agriculture products. The government builds the buffer stock of food grains in India by procuring the surplus food grains from the farmers at the minimum support price. तो सरकार क्या कहती है, सरकार ये कहती है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने तय कर दिया, तुमने उतना प्राइस तो लेना ही लेना है. अगर जो तुम्हारा माल नहीं बिकता उस माल को हमें बेच दो. तो सरकार क्या करती है, एक्सेस सप्लाई जो होती है प्रोड्यूसर्स के पास उसको खरीद लेती है और अपने बफर स्टॉक में रख लेती है कि जब कल को कोई इमरजेंसी आएगी तो उस इमरजेंसी में सरकार उस माल को निकाल के बेच सके. तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. टेक केयर, बाय बाय.